दोस्तों, आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट डॉक्टर सुभाष काक के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। पर थोड़ा बता दें कि वो ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के रीजेंट प्रोफेसर हैं। उनका काम मूलतः इतिहास, क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस को लेके है। उनके कुछ किताब जैसे कि इन सर्च ऑफ द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, द एस्ट्रोनॉमिकल कोड ऑफ ऋग्वेदा और द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मशहूर हैं। डॉक्टर काक के साथ इस एपिसोड में हमने भारतीय इतिहासों के उन अध्यायों की बात की जो शायद हमारे किताबों में जगह नहीं पा पाए अपने, और एक छोटा सा हिस्सा हमने कॉन्शियसनेस को भी दिया। आखिरी हिस्से में हमने डॉक्टर काक से जो दर्शक है उनके सवाल और मेरे कुछ दोस्तों के भी सवाल पूछे। तो इस एपिसोड से मुझे तो दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिला और आशा रखूँगा कि आपको भी ये एपिसोड अच्छा लगेगा। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है सौम्या, नमस्कार। सर, एक मुद्दा है जैसे कि हम भारतीयों पे बहुत दिनों से प्रेशराइज होता आ रहा है कि जैसे कि हम भारतीय अपना इतिहास नहीं लिखते, या फिर जैसे वेस्टर्न डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वहाँ के इतिहास के ऐसे नहीं होते। तो एक पैटर्न में पहला मतलब पॉडकास्ट का पहला हिस्सा एक पैटर्न में जाना चाहूँगा कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करके अशोकन पीरियड तक कुछ क्लेम्स हैं उन पे चर्चा करें। तो पहले तो इंडस वैली से शुरू करूँगा, वहाँ से मेरे सवाल हैं। लेकिन इंडस वैली के पहले क्या कुछ इवेंट्स थे जो कि आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, जो हम शायद नहीं जानते या फिर इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री को लेकर? बिल्कुल। सबसे पहले एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिसमें इंडस वैली, जिसको आजकल इंडस सरस्वती या सरस्वती वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो 85% जो सेटलमेंट्स थी वो सरस्वती वैली में थी, और जो इंडस और जैसे गंगा और अन्य जो नदियां हैं उन पे केवल 10-15% ही सेटलमेंट्स थी। तो अधिकांश सेटलमेंट्स सरस्वती पे थी। तो इसीलिए इसका नाम कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि सरस्वती वैली सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती, ताकि हम जो कि पहले प्रचलित शब्दावली थी उसके साथ भी जुड़े रहे। तो ये आप लोगों की प्रस्तावना है। तो एक एविडेंस हमारी आर्कियोलॉजिकल है जो कि जाती है कोई 8000 BC, क्योंकि जो इंडस वैली या सरस्वती वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक लेटर फेज है, और जो ये इसके जो प्रीवियस फेजेस हैं वो जाते हैं मेहरगढ़ कोई 7500 BCE तक, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही। और दूसरा, हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि अब जैसे महाराष्ट्र में मेगालिथिक स्टोन्स जैसे मिले हैं, या भोपाल के पास जो एंशिएंट पेंटिंग्स हैं उसको भी लोग इस समय डेट कर रहे हैं। जैसे पेंटिंग्स को आप डेट कर सकते हैं रेडियो कार्बन से, जो पेंट मटेरियल प्रयोग हुआ था। और वैसे ही जो मेगालिथ्स हैं जैसे कि पेरू साउथ अमेरिका में है, वैसे ही बहुत विशाल साइज के मेगालिथ्स जो डायग्राम्स हैं वो महाराष्ट्र में और अन्य स्थानों में मिली हैं, जो भी 8-10 हज़ार BCE की हैं। तो ये भी एक पहलू है आर्कियोलॉजिकल का जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और दूसरा है टेक्सचुअल एविडेंस। जो टेक्सचुअल एविडेंस है वो तो वेद ग्रंथ हैं, और वेद ग्रंथ में आप टेक्सचुअल एविडेंस कैसे देखते हैं? वो देखते हैं जैसे ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस कैसी है। और वो इसलिए संभव है क्योंकि जो पृथ्वी है ये सोलर सिस्टम में जैसे घूमती है, इसका डायरेक्शन विभिन्न तारों पे होता है, और इसका एक सर्किट है 26,000 ईयर्स का। तो इसलिए हम जो ये तारे हैं वो जैसे पोल स्टार है, उसकी भी पोजीशन बदलती रहती है। तो उसको उस संदर्भ से देखें तो वेद में ही, ऋग्वेद में, और इसमें मैंने काफ़ी कुछ काम भी किया है, पुस्तकें भी लिखी है। तो वो उसकी रेफरेंसेस 4000 BCE तक पहुंच जाती हैं। तो ये सब कुछ टेक्स्ट है। और अब ये प्रश्न उठता है, क्या हम जोड़ सकते हैं जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स है उसको टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के साथ? यही बड़ा प्रश्न है।
और इसी पे बहुत बड़ा विवाद रहा है पिछले 200 वर्षों से, क्योंकि जब यूरोपियन लोगों ने ये देख लिया कि भारतीय भाषाएं और यूरोपीय भाषाएं एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, तो और उन्होंने देखा कि भारत की दशा काफ़ी बुरी थी, तो उन्होंने कहा तो इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो यूरोप लोग भारत में आए, क्योंकि उनके पास पास नहीं था, उनके पास टेक्स्ट नहीं थी, उनकी हिस्ट्री केवल 2000 साल या 2500 साल पुरानी है। उससे पहले वहाँ पे हाई सिविलाइजेशन नहीं थी, तो और भारत की हाई सिविलाइजेशन तो बहुत उससे ज़्यादा प्राचीन है। तो उन्होंने कहा देखिए, हम इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि यूरोप के लोग भारत आए और यहाँ पे अपने ग्रंथ ले आए, और ये ग्रंथ वास्तव में यूरोप के लोगों के ग्रंथ हैं। और यहाँ पे जो लोग आए तो उनका जो ब्लड मिक्सिंग हुई, यहाँ पे कुछ लोग थे आदिवासी, उनसे ये ब्लड कमज़ोर हो गया, और उसके बाद भारत में जो कुछ भी ग्रंथ लिखे गए, जैसे पुराण लिखे गए, उसमें काफ़ी कुछ नॉन साइंटिफिक चीज़ें थी जो कि वेद में नहीं थी। ये उनका कहना था। तो काफ़ी अब कुछ लोग इसके साथ इस बात से जुड़ गए, जैसे यूरोप के स्कॉलर्स जुड़ गए, और कुछ भारतीय स्कॉलर्स भी इसके साथ जुड़ गए, और उस पे फिर काफ़ी विवाद होता रहा। और उन्होंने कहा, यूरोपीय स्कॉलर्स ने कहा कि हम जो ये ज्योतिष की एविडेंस है उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये बाद में आई हो, तो इसलिए हम केवल फिलॉलॉजी को यूज़ करेंगे, और फिलॉलॉजी में हम देखेंगे कि कैसे भाषाओं का परिवर्तन हुआ है। और हो सकता है कि प्राचीन काल में, आज से 5-6 हज़ार साल पहले, एक भाषा थी जिसका उन्होंने नाम PIE, प्रोटो इंडो यूरोपियन रखा। तो उन्होंने कहा कि उसी भाषा, जो ये मातृभाषा थी, उससे आधुनिक भाषाएं निकली हैं, जैसे रूसी, संस्कृत, जर्मन, रोमन, ग्रीक इत्यादि। तो ये उनका कहना था। लेकिन अब ये सब चीज़ों में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। सबसे पहले इसलिए कि देखिए, जो उनका कहना था कि भारतीय लोग कुछ साइंस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उनको यूरोप से सीखना पड़ रहा है। अब वो स्थिति नहीं है। भारतीय लोग ही सारे, जो पश्चिम की बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उसके CEOs हैं। तो इसलिए वो वाला जो उनका मुद्दा था, वो तो अब गायब हो गया। दूसरी बात ये है कि एक लिंग्विस्टिक्स का ही एक सब्जेक्ट है जिसको कहते हैं क्रोनोलिंग्विस्टिक्स, जिसमें आप कुछ एक बेसिक वोकैबुलरी से शुरू करते हैं, और आप देखते हैं कि उस बेसिक वोकैबुलरी में कैसे परिवर्तन आया है। और उसमें आज से 2 साल पहले एक रिसर्च, यूरोप का ही, अमेरिका का एक ग्रुप है, उसने अब ये कहा है कि जो ये PIE, जिसके कोई एविडेंस है नहीं, PIE ये थ्योरेटिकल है, कि PIE का ओरिजिनल स्थान कॉकसस जो पर्वत है, उसके उत्तर में यूक्रेन आता है, वहाँ नहीं, कॉकसस के नीचे दक्षिण में, अर्थात ईरान के पास हुआ, जो कि भारत से उतना दूर नहीं है। क्योंकि जो भारत की अपनी बात रही है इस सब के बारे में, वो भारत जैसे पुराणों में इसका वर्णन है, और इतिहास में भी है, रामायण में, महाभारत में, कि देखिए, हिमालय के उत्तर में भी वैदिक राज्य थे, जैसे ऐतरेय आरण्यक में इसका वर्णन है, जिसमें वैदिक राज्याभिषेक होता था। और पुराणों में ये लिखा है कि पहले 5 जन थे, उनमें से 2 पश्चिम की ओर गए, ध्रुयु और अनु, और 3 जन भारत में ही रहे। तो ये सब चीज़ें अब मेल पा रही हैं, इसलिए इस पे मैंने कुछ ही महीने पहले एक नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द साका लैंग्वेज एंड संस्कृत, जिसमें इस सारी एविडेंस को मैंने जोड़ा है, और मैंने उसमें इस बात का भी वर्णन किया है। देखिए, जो यूरोप की भाषाएं हैं उनको SVO कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ही इज देयर, सब्जेक्ट इज ही, इज वर्ब, देयर इज ऑब्जेक्ट, या ही वेंट देयर और व्हाटएवर। जो पूरी एशिया की भाषा है, ईरानी भाषा को भी देखें, वो SOV हैं। जैसे हिंदी में हम कहते हैं मैं वहाँ गया,
मैं गया वहाँ, ये नहीं कहते। लेकिन जो संस्कृत है वो ओपन है, उसमें आप कहीं भी लिख सकते हैं। वो उसमें फ्री ऑर्डर है। तो यदि आप इस दृष्टि से देखें तो आप देखेंगे कि संस्कृत में फ्री ऑर्डर है, और उसके से जो भाषाएं निकली उसमें भारत में SOV है और यूरोप में SVO है। लेकिन भारत में एक भाषा है जो SVO है, वो है कश्मीरी भाषा। कश्मीरी भाषा भी SVO है जैसे यूरोपीय भाषा है। तो आप उसको एक दो तरीकों से समझ सकते हैं। एक ये आप कह सकते हैं कि कश्मीरी भाषा किसी तरीके से यूरोप से आएगी, जैसे कि कुछ यूरोप के स्कॉलर्स कहेंगे, जो कि गलत है, जिसका कोई आधार नहीं है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि कश्मीरी भाषा क्योंकि माउंटेन रीजन में थी भारत के, इसलिए जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज थी संस्कृत की, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी रिटेन हुई है। और इस पुस्तक में मैंने ये भी दिखाया है कि जो सिंजियांग की भाषाएं हैं, जो कि बहुत प्राचीन मानी जाती हैं, वो भी इंडो यूरोपियन है, वो अब लुप्त हो गई हैं। उनके लगभग सारे जो शब्द हैं वो संस्कृत से निकले हैं, और उस पर कई पुस्तकें लिखी हैं, कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें इन लोगों ने देखा है और प्रयत्न किया है कि शायद ये डेनिश से हो, जर्मन से हो, 4,000 मील दूर की भाषाओं से ये शब्द निकले हैं। लेकिन इतना दूर क्यों जाए? यदि पहाड़ के दक्षिण में, जो सिंजियांग के दक्षिण में कश्मीर आता है, मतलब जो नॉर्थ इंडियन इंडो आर्य जो भाषाई फैमिलीज हैं वो आती हैं, और वही संस्कृत भाषाएं हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि जो ये नई रिसर्च है, इससे तो आप यही समझ सकते हैं कि जो भारत की अपनी परंपरा रही है। और दूसरा, इस परंपरा में जब ग्रीक लोग भारत में आए आज से 2300 वर्ष पहले, जैसे अशोक या चंद्रगुप्त के काल में, तो उन्होंने कहा कि भारत में एक परंपरा है राजों की, जो की जाती है उस समय से 4000 वर्ष पूर्व, जो कि लगभग 66-76 BCE तक है। जो पुराण में वंशावली है वो इतना दूर जाती हैं। तो भारत में ये मेमोरी रही है। और भारत में जो कैलेंडर्स हैं, एक तो कैलेंडर कलयुग का है जो 3102 BCE तक जाता है। दूसरा कैलेंडर 66-76 BCE तक जाता है, जिसका मैंने नाम रखा है द ओल्ड सप्तर्षि कैलेंडर, क्योंकि जो नया सप्तर्षि कैलेंडर है वो अभी भी प्रचलित है कश्मीर में, जिसका आधार है 3676 BCE। तो कई जो पीसेस ऑफ एविडेंस हैं, वंशावली है, ऋषियों की वंशावली है, जैसे आप बृहद आरण्यक उपनिषद में देखेंगे कितने सैकड़ों ऋषि हैं, इस ऋषि का ये शिष्य था, इस ऋषि का ये शिष्य था। तो इन सबको यदि आप देखें तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत की अपनी परंपरा बहुत प्राचीन है, और जो यूरोप और जो पश्चिम के स्कॉलर्स ने ये कहने का प्रयत्न किया, ये बताने का प्रयत्न किया कि ये सब चीज़ें भारत में 1500 BC में आई, वो बिल्कुल आधारभूत है, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, बिल्कुल उनका कोई बेसिस नहीं। उनका तो एक ये भी रहता था ना कि वो लोग सब चीजों को 4004 BC के अंदर सम अप करना चाहते थे, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि जो बाइबल की क्रोनोलॉजी है उसमें पृथ्वी का जो क्रिएशन है वो 4004 BCE में हुआ, तो इसलिए वो सबको उसमें फिट इन करना चाहते थे। और बाद में जब मॉडर्न जियोलॉजी आई तो उन्होंने देखा ये तो इतने अरबों साल पुराना है। जी। और शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि आगे आगे आएंगे कॉन्शसनेस पे। अब पहला एक सवाल, जो इंडस वैली में वो लोग कैसे रहते थे, इन सब विषयों में तो ज़्यादा विवाद नहीं है हमारे अंदर, पर शुरू से एक विवाद होता आ रहा है कि वो द्रविडियन थे, वैदिक थे, या फिर वैदिक में ही एक दूसरे कल्ट थे जो कि वैदिक के थोड़े राइवल टाइप के कुछ थे। तो द्रविडियन थे सर, ये किस आधार पे इतने वर्षों तक माना गया भारत पे? देखिए, सबसे पहले वैदिक काल में कई विभिन्न ग्रुप्स तो थे। जैसे आप किसी भी जगह चला जाए, जब यूरोप के लोग अमेरिका में आए तो उन्होंने देखा कि
हर 50 साल के बाद एक नई भाषा होती थी। मेक्सिको में भी एक ही भाषा नहीं थी, कई भाषाएँ थी। वैसे ही भाषाएँ हो सकता है कि भारत में भी कई थीं, लेकिन यदि अब हम एनालिसिस करें भारतीय भाषाओं का, जो दक्षिण भाषाएँ हैं उनको द्रविड़ भाषा कहते हैं। उनको द्रविड़ भाषाएँ क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे उनमें गिनती-विनती होती है, वो 1, 2, 3 नहीं है, वो थोड़ी-सी विभिन्न है। लेकिन द्रविड़ भाषाएँ भी उनकी जो वोकैब्युलरी है, वो लगभग पूरी तरह से संस्कृत का ही है। वास्तव में जैसे आप मलयालम को देखें, उसमें ज़्यादा संस्कृत के शब्द हैं हिंदी के मुकाबले में भी। तमिल में सबसे कम है, 60% हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं 60%, लेकिन उसमें भी हो सकता है काफ़ी कुछ नई चीज़ें निकलें रिसर्च में। तो अब इसलिए तो लोगों ने कहा कि हो सकता है द्रविड़ भाषाएँ हुई हो, क्योंकि उस समय थियरी तो ये थी कि यूरोप के लोग आए। यदि यूरोप के लोग आए और यूरोप की भाषाएँ अर्थात सांस्कृतिक भाषाएँ भारत में नहीं थी, तो अन्य भाषाएँ रही होंगी। तो इस समय यदि एक और बड़ी फैमिली है जो द्रविड़ की है, तो हो सकता है वही लोग इसके क्रिएटर्स थे इंडस सिविलाइजेशन के। तो ये एक थियरी थी। दूसरी बात ये है, एक छोटा-सा ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है पाकिस्तान में इस समय, जिसको ब्राहुई कहते हैं, और उसकी कुछ सिमिलैरिटी उसमें कुछ द्रविड़ भाषा के भी कनेक्शंस हैं, लेकिन अब उस पे भी काफ़ी कुछ विवाद हो रहा है। वो जैसे पहले उसके बारे में समझ थी, अब उस पे ऑपोज़िशन हुई है। तो उसके बेसिस पे तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ऐसी ही भाषाएँ यहाँ थीं। अब ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि जैसे ईरान में भी एक जो ओरिजिनल या पुराना एक प्राचीन लिंग्विस्टिक ग्रुप था, जो लेटर ईरानियन भाषा से अलग था। तो हो सकता है कि एक और बड़ा आर्क थी भाषा की, जो ईरान से भारत तक भारत के कुछ विभाग में फैली हुई थी। और दूसरा जो ग्रुप था, एथनिक ग्रुप था, जिसको हम वैदिक कहें, तो ये बिल्कुल संभव है। हम ये नहीं कहते हैं कि वो बिल्कुल यूनिफ़ॉर्म था, क्योंकि प्राचीन काल में ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी थी, जो कि अपोज़ करती है इस सिंप्लिस्टिक आइडिया का, जो कि वेस्टर्न आइडिया है, बिब्लिकल आइडिया है कि टावर ऑफ बेबल, एक भाषा से हिब्रू या कोई भाषा थी, उससे सारी भाषाएँ निकली। ये वही बिब्लिकल आइडिया है। वैसा वास्तव में नहीं था। वास्तव में प्राचीन काल में बहुत मल्टीप्लिसिटी और डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस थी, और हम मानते हैं कि वैसा भारत में भी रहा होगा। लेकिन जो वैदिक, और ऐसा भी बिल्कुल संभव है कि कुछ और आस्थाएँ भी थी उस समय भारत में, जो कि वेद से नहीं जुड़ी हुई थी, और उसका वर्णन वेद में भी है। वेद में भी आसुरी ग्रुप भी थे, लेकिन यदि हमें इन्हें फिजियोलॉजिकली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आसुरी शक्ति है वो हर एक के भीतर है। आसुरी और दैवी शक्ति हर एक के भीतर है, और आसुरी मटीरियलिस्टिक, दैवी स्पिरिचुअल, तो ये दो ऑपोजिशंस हैं, या कॉन्शियसनेस बेस्ड। तो आपके प्रश्न पे यदि हम वापस जाएं, सचमुच हम ये मानते हैं कि डाइवर्सिटी रही होगी, लेकिन यदि आप जो आर्ट को देखें, रहन-सहन को देखें, जो वेशभूषा थी, जो आभूषण महिलाएँ प्रयोग करती थी, तो बिल्कुल कंटिन्यूटी है। उस समय और अब के गुजरात में अगर आप जाएँगे, गाँव में देखेंगे, आप देखेंगे महिलाएँ वैसे ही आभूषण का प्रयोग करती हैं। तो यदि आप कंटिन्यूटी चाहें, तो ये चीज़ें, जो ये सोशल एक्सप्रेशन है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जैसे आप अमेरिका में जाएँगे, पेरू में जाएँगे, तो आप देखेंगे कि कस्टम्स में, ज्वेलरी में एक ब्रेक आता है जबकि स्पेनियर्ड्स पहुँचते हैं पेरू में। उससे पहले लोग एक किस्म के वेशभूषा थी, उसके बाद दूसरी आई। वैसा ब्रेक बिल्कुल भारत में नहीं देखते। तो इसलिए जो ये थियरी थी कि ये लोग अलग थे,
हो सकता है उनकी अलग भाषा भी रही हो, कुछ लोग वैसे भी रहे हो, लेकिन वो किसी जो सिविलाइजेशनल एरिया था वो एक ही सिविलाइजेशन एरिया था। तो हमें शायद उस दृष्टिकोण से इसे देखना चाहिए। जी सर, कुछ दिनों पहले पुस्तक पढ़ रहा था, वहाँ पे दिखाई दिया, मतलब मैंने पढ़ा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो लिंग पुजारी थे, जो शिवलिंग जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ बहुत सारे मिले हैं। और जो वैदिक है वो इंद्र के या फिर वरुण के, सोम के, इनके पुजारी थे। और वेद में एक सूक्त शायद आता है जहाँ पे इंद्र, कहा जाता है उस सूक्त में कि इंद्र जी ने अपने दुश्मनों को अपने वहाँ के जो किले हैं या फिर जो शहर है वहाँ से निकाल के हाइनाओं के मुंह में दे दिया। कि ये क्या एक इंडिकेशन है कि वैदिक लोग हड़प्पा के उन लोगों को ऐसा किया था उन्होंने, या फिर कैसा? जो ये ये बात तो सच है, जैसे शिवलिंग जैसे लिंग है वैसे कई स्थान पे मिले हैं हड़प्पा के एरिया में। और दूसरी बात ये भी तो है कि वहाँ पे जो लोग रहते थे वो काफ़ी एडवांस सिटी अर्बन ड्वेलिंग्स थी, जैसे सुएज सिस्टम था, घर जैसे थे, और उनमें भी कंटिन्यूटी। अब जब आप ये बात कर रहे हैं इंद्र की, जो शिव, जैसे वेद में रुद्र का वर्णन है, और जो शिव शब्द है वो एज ए एडजेक्टिव जो कि ऑस्पिशियस हो, उस रूप में इसका प्रयोग वेद में होता है। लेकिन इंद्र को भी शिव समान माना जाता है। अग्नि और इंद्र दोनों को शिव का रूप माना जाता है। तो इसलिए जो ये ऑपोजिशन है वो सिंपल माइंडेड है। इसका काफ़ी रेफ्यूटेशन हो चुकी है, जो ये लिंग्विस्टिक या फिलोसॉफिकल आइडिया है। जैसे जो इंद्र है, इंद्र इज द लीडर ऑफ द सेंसेस। जो इंद्र हैं, सबसे जो हमारे सेंसेस हैं, ज्ञान के और जो अन्य सेंसेस हैं, उनके जो प्रमुख हैं वो इंद्र हैं। और वही जो प्रमुख हैं वो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो अहम का भाव है, जो मनस है, वो भी इंद्र है। मनस में जो अहम का भाव है वो इंद्र है, और वही कॉन्शियसनेस का एक रूप है, और वही शिव है। देखिए, आप इस सब की अच्छा विश्लेषण कई ग्रंथों में है। ये जो जैसे शिवोहम ये कहते हैं, अहम शिवः, कि मैं शिव हूँ, अर्थात मैं ही इंद्रियों का जो प्रमुख हूँ। और क्योंकि मैं भूल गया हूँ कि मैं क्या हूँ, इसलिए जैसे जिसका वर्णन भगवद गीता में आता है कि जो ये हॉर्सेस हैं, जो इंद्रियां हैं, वो उनको कंट्रोल आपको बुद्धि से करना है, और उसके पीछे मानस बैठे हो। और इसलिए यदि आप उन्हें कंट्रोल ना करें तो वो कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें तब क्लियर हो जाती हैं यदि आप इस अंडरस्टैंडिंग से जो वेद के सूक्त हैं उन्हें देखें। यदि आप उनको लिंग्विस्टिकली ही देखें तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिकली देखिए, जो शब्द हैं, शब्द विभिन्न बातों का, विभिन्न मीनिंग्स, अर्थ का द्योतक है। और इसीलिए जैसे हमें उपनिषद में ये बताया गया है, और ये सच्ची बात है कि दो प्रकार की विद्याएं हैं, अपरा और परा। जो अपरा है वो शब्द बेस्ड ऑर्डिनरी लोअर साइंसेस हैं, ठीक है। जो भी आप चीज़ें करें, जो रिचुअल है वो भी अपरा है, क्योंकि रिचुअल में भी आप बात कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना है। लेकिन जो वेद है वो परा विद्या है, वो जो चेतना की शक्ति है उसके बारे में है। और इसलिए यदि आप परा का विश्लेषण भाषा में करें, क्योंकि भाषा इज लिमिटेड, भाषा इज अपरा, तो इसलिए उसमें ये पैराडॉक्सेस आ जाते हैं। और वही पैराडॉक्सेस पश्चिम के स्कॉलर्स जनरली समझ नहीं पाए, मोस्टली समझ नहीं पाए। यदि आप जिन्होंने भी फिलॉलजी के दृष्टिकोण से स्टडी करने का प्रयत्न किया, जैसे विल्सन या मैक्स म्यूलर, या उसके बाद जो मॉडर्न 20th सेंचुरी के स्कॉलर्स हैं,
वो मेरा ये समझ है कि वो इसको समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो इसको पश्चिम के ऑब्जेक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी से देख रहे हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं है, और यही बात वैदिक ऋषियों को मालूम थी। और इसीलिए जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट्स तो बहुत हैं लेकिन आत्मा एक है। और यही पैराडॉक्स है, यही परोक्ष है जो सब चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है, जिसको पश्चिम अभी तक समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हर एक चीज़ को केवल ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं। वेद ये भी कहता है कि जो एम्बॉडीड रियलिटी है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसके पीछे रित है, उसके पीछे लॉज हैं, बिल्कुल लॉज हैं, क्योंकि जो वेद है वो रियलिटी को लॉज बेस्ड समझता है। सो देयर इज नो फ्रीडम, किसी में फ्रीडम नहीं है, हम सब लोग कर्म से बद्ध हैं, इसलिए हम लोग वी आर लाइक एआई रोबोट्स। लेकिन यदि हम अपने भीतर आत्मा से जुड़ जाएं, तब हमें स्वातंत्र्य मिल जाता है, तभी हम देवता स्वरूप बन जाते हैं। तो ये सब चीजें, जो असली रहस्य वेद का है वो यही है। वेद का या उपनिषद का या अन्य जो परंपराएं भारत की हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हर एक व्यक्ति समान है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के भीतर आत्मा है, हर एक व्यक्ति के भीतर पुरुष है, पुरुष का अर्थात आत्मा है। और इसी पुरुष से चारों जो वर्ण हैं, जो टेंडेंसीज और कैपेसिटीज टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, रीजनिंग, रूलिंग या प्रोटेक्टिंग या सर्विस, ये चारों उसी आत्मा से निकलती हैं। पुरुष से, पुरुष का जो शरीर है उससे निकलती हैं। सो हर एक व्यक्ति में ये चारों एबिलिटीज है, हर एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति समान है, सेम कैपेसिटी। तो इसको समझने में पश्चिम के लोग एब्सोल्युटली दे हैव नॉट बीन एबल टू डू इट, क्योंकि वो अपने संस्कारों की दृष्टि से इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और उनकी संस्कारों की दृष्टि में चीजें केवल ऑब्जेक्ट बेस्ड हो सकती हैं, जबकि भारत का जो ज्ञान परंपरा है उसमें जो सेंट्रलिटी ऑफ रियलिटी इज आत्मा, वो पुरुष है, पुरुष का अर्थात आत्मा, पुरुष का अर्थात मेल और फीमेल नहीं, जिसमें भारत की कई लोग भी गलतियां करते हैं कि एक मेल है दूसरा फीमेल है। मेल फीमेल नहीं, रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस। और उस कॉन्शियसनेस को ऑफ कोर्स क्योंकि द फीमेल गिव्स बर्थ एटसेट्रा, तो उसको ऑनर किया गया इन द फॉर्म ऑफ फीमेल। देयर इज दिस कॉम्प्लीमेंटैरिटी। तो बात यह है कि यदि इसमें बहुत बहुत मिस्टेक्स वेस्टर्न स्कॉलर्स ने की हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो एकेडमी है, यूनिवर्सिटी है, और ये आजकल पश्चिम में भी स्पष्ट हो रहा है, एकेडमी में यू विल फाइंड द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल एंड ऑल्सो द मोस्ट स्टूपिड पीपल। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो कोई 10-15-20% होते हैं, 20-80 प्रिंसिपल होना चाहिए। जो 80% of the professors are the most stupid people that you can imagine। और आप देखेंगे कि पिछले 5-6 साल में प्रोफेसर जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में थे वो ये भी कहने लगे कि हाँ, मेल्स कैन ऑल्सो हैव बेबीज। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि women have children, we can say child, लैंग्वेज को उन्होंने बदल दिया कि आप वुमन का नाम प्रयोग न करें। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स कैन गेट astray by ideology, और वही आइडियोलॉजी जो पश्चिम के स्कॉलर्स ने अडॉप्ट की, उसलिए उनको गलती हुई। ये नहीं हम कहना चाहते कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, कि आइडियोलॉजी शिफ्ट्स योर, फोकसेस योर आईसाइट इन ए पर्टिकुलर वे कि आप देख नहीं सकते हैं ठीक तरह से। और वैसा भारत में भी हुआ है। भारत में भी ये नहीं मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय स्कॉलर्स बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं, कि एक तो सबसे पहले उन्होंने भी बहुत उनमें से जो मेन स्ट्रीम स्कॉलर्स थे उन्होंने पश्चिम के स्कॉलर्स को फॉलो किया, एक तो वो है। और दूसरा, भारत में भी उससे पहले भी कई त्रुटियां आ चुकी थी थॉट प्रोसेसेस में, जो कि जिनसे भारत भी बंद गया था। और उससे निकलने के लिए भारत में भी जो क्रांति आई 19वीं शताब्दी में, जो रिफॉर्म के बारे में बात हुई, जिसमें से काफ़ी जो लीडर्स थे वो
बंगाल से आए, जैसे औरबिंदो, विवेकानंद, तो उन्होंने ये कहा कि आप वापस जाइए ओरिजिनल में, ओरिजिनल शब्दों में, जो आजकल की समझ है उससे दूर हटिए, क्योंकि उस समझ में काफ़ी कुछ त्रुटियां आ चुकी हैं। बात बात में एक बात कह देता हूँ सर, मैं भी बंगाल से ही बिल्कुल, मैं समझ गया। जी। सर अगर इंडस वैली में वापस आए तो एक आखिरी सवाल है कि जैसे वहाँ पे जो वहाँ की जो लिपि है उनकी डिसाइफरमेंट्स को आपके लेख से ही पहली बार मैंने जाना कि वो कैसे शब्द या फिर पहले तो वो चाइनीज जैसे ही कुछ थे, उसके बाद जब वो उनकी लिपियां बनी तो उसी जैसे गिरी से ग बना। तो इन सारी चीज़ों को या फिर चीज़ें मैंने जाना आपके लेखों से। उसके बाद यज्ञ देवम नाम के एक थे, उन्होंने पूरा डिसाइफरमेंट किया है क्रिप्टोग्राम या फिर क्रिप्टो एनालिसिस के माध्यम से। सर उस पर अगर कोई राय हो आपकी, क्योंकि मैंने तो पूरी पढ़ी है उनकी, ठीक ठाक लगी। हाँ, जो ये यश बेगम है, ये अमेरिका में रहते हैं। मैंने बिल्कुल सीरियसली देखा नहीं है उन्होंने क्या कहा है। इसलिए मैं उनकी डिसाइफरमेंट पे बिल्कुल कह नहीं सकता कि वो सही है या गलत है। लेकिन जो मैंने इस पे स्वयं काम किया था, बहुत साल हुए। मैंने इस पे लेट 80s में कई पेपर्स लिखे, क्रिप्टोलॉजिया जर्नल में, इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस में। तो उसपे मेरा जो बेसिस ये था कि यदि आप भारत की सबसे प्राचीन लिपि को देखें, जो ब्राह्मी लिपि है, जो कि भारत की सारी लिपियों की माँ है, या तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, या असमिया लिपि और बंगाली लिपि एक ही है, समान है, काफ़ी कुछ है, या जावा की, या थाई की, या फिलिपीन की, इन सब लिपियों की माँ ब्राह्मी है। और ब्राह्मी में आजकल कुछ रिसर्च ये कह रहे हैं कि पहले वेस्ट की ये थियरी थी कि शायद ग्रीक लोग भारत इसको ले आए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, जिसको आप से 300 BC माने। लेकिन अब इसके कुछ अवशेष, कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने श्रीलंका में देखा है, वो कह रहे हैं 600-700 BCE में वहाँ कुछ अवशेष मिले हैं जो कि इस लिपि में। तो और भी जो ये पीरियड है इंडस स्क्रिप्ट का, जो कि 1900 BCE या आप 1700-1600 BC तक उस कुछ अवशेष मिलते हैं। तो इसमें कोई 1000 साल या 800 साल का अंतर है। तो इसीलिए कुछ पश्चिम के स्कॉलर्स ने कहा कि ब्राह्मी लिपि हो सकता है बाहर से आई हो। लेकिन मैंने जब अपना इस पे रिसर्च किया, मैंने कहा ठीक है, हमें मालूम नहीं कहाँ से आई है, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी बेसिस से देखें, इस पे रिसर्च करें कि आप जानते हैं कि ब्राह्मी के जो अक्षर हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत के जो अक्षर हैं, फोनीम्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं। ब्राह्मी को संस्कृत या जो अन्य भारतीय भाषाओं को एक्सप्रेस करने का प्रयोग किया गया था, तो उससे हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। तो और हम जानते हैं कि इंडस स्क्रिप्ट की फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, जो उनके अवशेष हैं। तो आई वॉज एस्टॉनिश्ड, बिल्कुल अचरज ये हुआ कि जो 10 मोस्ट कॉमन symbols of Indus and 10 most common symbols in the same sequence of Brahmi are identical. और उसके probability based on randomness, आप ये कह सकते थे कि हाँ, ये आर्य लोग आए, यूरोप के लोग आए 1500, तो उन्होंने देखा ये टूटे हुए अवशेष, तो उन्होंने इसको कॉपी किया। लेकिन वो उसी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी कॉपी करते, उसकी फिर आप कॉम्बिनेटोरिक्स यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही छोटी है, जो संभव नहीं है। तो उसके बेसिस पे मैंने ये आर्ग्यू किया कि जो ब्राह्मी है, ये इंडस की पुत्री है, इंडस से निकली हुई है। तो मैंने इसलिए ये भी कहा कि ब्राह्मी को सरस का नाम बदल के सरस्वती, ब्राह्मी नहीं, इंडस स्क्रिप्ट का नाम बदल के सरस्वती लिपि कहना चाहिए, और उससे ब्राह्मी निकली है। और इसमें फिर अन्य भी स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी कुछ मिलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि
जो एंडिंग क्या होता है वर्ब में, या यदि आप देखें गणना में, तो इन सब चीज़ों को, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को भी देख के मैंने, जैसे संस्कृत में आप कहते हैं किसी का, रामस्य, राम का, रामस्य या रामस, यदि आप संस्कृत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एक प्राकृत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत बहुत गिने चुने लोगों की प्राकृत भाषाएं थी, जैसे कि भारत में हमेशा प्राकृत भाषाएं रही। आजकल की भी भाषाएं जो भारत में हैं वो प्राकृत भाषाएं, नेचुरल भाषाएं। तो उसमें इसका प्रयोग क्या होगा आप कहेंगे रामस। तो जो एंड लेटर होगा नाम का वो स होना चाहिए, और वो जो जार साइन है वो स साइन है, दैट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइन। तो इन स्ट्रक्चरल बेसिस पे भी मैंने आर्ग्यू किया कि ब्राह्मी सरस्वती अर्थात इंडस की पुत्री है, इंडस जननी है ब्राह्मी की, और वो जो कंटिन्यूटी है वो निकल आती है। मैं इसमें एक और रोचक बात बताता हूँ। आप मेरे से यदि आप पूछे कि मैं इन चीज़ों में कैसे घुसा, मिड 80s में मैं एआई पे काम करता था, तो मुझे तब याद आया, और एआई में एक बात उस ज़माने में लैंग्वेज ट्रांसलेशन में ये बात थी कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में कैसे जाएं, जो आजकल बिल्कुल आप रियल टाइम में कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, और अब ये सब चीज़ें कॉर्पस बेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है। आप जैसे बच्चा सीखता है, बच्चा भाषा को ग्रामर से नहीं सीखता, वो सुन के सीखता है, फॉर्म से सीखता है। तो उस समय बात थी ग्रामर की। तो फिर मुझे याद आया कि 500 BCE में पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, जो कि पूरी संस्कृत को 4000 मैथमेटिकल रूल्स में उसने उसको पारित किया है, जिसकी अभी तक जो अचीवमेंट अभी तक किसी और भाषा के लिए कोई कर नहीं पा रहे। तो अब बात ये थी कि ये ग्रामेटिकल रूल्स हैं, अलजेब्राइक रूल्स हैं, और इनके रूल्स ऑफ रूल्स हैं, तो आप कोई एक अक्षर बदल नहीं सकते। लेकिन उसी समय पश्चिम के स्कॉलर ये भी कह रहे हैं कि भारत में कोई भाषा नहीं थी, लिपि नहीं थी। तो इस व्यक्ति ने इन 4000 रूल्स को कैसे लिखा और कैसे याद किया और कैसे कम्युनिकेट किया? आप मेमोरी से नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हर एक अक्षर उसमें फंडामेंटल है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये संभावना बिल्कुल हिस्ट्री गलत है, तो मुझे स्वयं इस पे अनुसंधान करना चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने धीरे-धीरे सूत्र लिटरेचर, शास्त्रिक लिटरेचर, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और वेद, इन सबको इन सीरीज पढ़ा, और फिर मैंने डिस्कवर की एस्ट्रोनॉमी, जिस पर मैंने लिखा, फिर अन्य चीज़ें डिस्कवर की। तो ये सब चीज़ें दे वर देयर टू बी डिस्कवर्ड बाय एनीबॉडी, लेकिन क्योंकि जो डोमिनेंट व्यू भारत में था अंडर द प्रेशर ऑफ वेस्टर्न स्कॉलरशिप कि ये सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए, जो पुराण हैं दे आर नॉनसेंस, एंड दे आर नॉट नॉनसेंस, उसमें बहुत ब्यूटीफुल सटल नॉलेज है। तो इसीलिए जो कि जिसके विरोध में श्री अरबिंदो या विवेकानंद या अन्य कई मनीषी थे भारत के, वो प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में थे, या जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए थे वो वही लोग कर रहे थे। जो मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज थे उसमें पूरा वेस्टर्न कंट्रोल। तो इसलिए मैं उस पे मैंने, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि मैं पश्चिम में था, ये मेरे लिए ज़्यादा सरल रहा। यदि मैं भारत में ही रहा होता तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा विरोध होता कि ये व्यक्ति कैसे कह रहा है। लेकिन यहाँ पे होके मैंने वेस्टर्न जर्नल्स में आर्टिकल्स लिखे, ग्रंथ लिखे, तो उसमें कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि ओपन माइंडेड लोग सारी जगह है। तो उन्होंने देखा हाँ ये आर्गुमेंट है, ये लॉजिक है, और इसका ये बिल्कुल स्टैंड्स टुगेदर, तो इसलिए इसको पब्लिश करना चाहिए। जी सर, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलेटेड सारे लेख मैंने पढ़े हुए हैं। थैंक यू, आपने इतना काम किया इसके लिए। और आगे बढ़े तो सर, आपने जैसे अपने लेखों में भी उल्लेख किया है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन से पहले इंडस वैली के लोग ही धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ते रहे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 1900 BC की वक्त ख़त्म हो चुकी थी या फिर ख़त्म हो रही थी,
और सेकंड अर्बनाइजेशन आते आते तो 600 BC जो तारीख हमें मिलती है। तो इतने लंबे समय तक कौन से ट्रांजिशन पीरियड में थे ये सब लोग, या फिर कैसे समझे इस काल को? देखिए क्या हुआ, एक तो यदि आप वंशावली देखें जैसे पुराणों की है, पौराणिक वंशावली, और दूसरा ये बात भी है कि पुराणों में वर्णन युद्ध का भी और अकाल का भी है, वेदर सिस्टम के बदलने का भी है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 1900 का जो ब्रेक हुआ, जब लोगों ने जो ये सेटलमेंट्स थी उनको छोड़ा और पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया, तो हो सकता है एक ब्रेक इन द क्लाइमेट सिस्टम, क्लाइमेट क्राइसिस था। कुछ लोग तो इसको एक क्लाइमेटिक क्राइसिस कहते हैं, जिससे लोग फोर्स हुए। हो सकता है कि तभी सरस्वती नदी सूख गई। तो इसलिए अगर 85% जो सेटलमेंट्स थी वो सरस्वती नदी की वैलीज में थी, और सरस्वती नदी एक बड़ा अर्थक्वेक आया, सरस्वती नदी जो गिरिभ्या आ समुद्रा, जिसका वर्णन वेद में है कि गिरि से ये समुद्र तक बहती है, तो ये बहना बंद हो गई वही लगभग 1900 BC, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3000 BC में ही। और यमुना नदी जो सरस्वती से जुड़ी हुई थी वो गंगा से जुड़ गई। तो फंडामेंटल इकोलॉजिकल क्राइसिस हुआ, और उसी के बेसिस पे लोग जो अर्बन सेंटर्स हैं उसको छोड़ के पूर्व की ओर गए। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो वेद की ही जो शाखाएं हैं, बड़ी शाखाएं, जैसे आप बाष्कल या साकल और अन्य हैं, वो पूर्व में है, वो बिहार और बंगाल के पास है। कितना दूर है नॉर्थ वेस्ट इंडिया से। जो जो आर्यवर्त था, जो कि आजकल के पंजाब हरियाणा का क्षेत्र था, वहाँ से कितना दूर है। तो यदि सेकंड अर्बनाइजेशन के काल में ये सब कुछ पूर्व में है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कई सदियों की ज़रूरत है। तो इसलिए ये सब कुछ फिट हो जाता है। नहीं तो ये सेकंड एकदम ये सब चीज़ें पूर्व में क्यों हैं? बुद्ध को या पूर्व में ही देखते हैं, सब चीज़ें पूर्व में हैं। पश्चिम तो फोकस नहीं था। पश्चिम फोकस पहले था। सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल में, या जो वैदिक संहिताओं के काल में, जो ब्राह्मण ग्रंथ तक, तब तक ऑलरेडी ये मूव होना शुरू हुआ था। तो लोग वन में, जो ऋषि लोग थे, उन्होंने अपने वन में घुसना शुरू हुआ और वहाँ पे अन्य चीज़ें लिखी गई, और फिर ये सब कुछ फोकस अंत में पूर्व भारत में हुआ। और वहीं से जो भारतीय संस्कृति है वो साउथ ईस्ट एशिया गई। सब कुछ साउथ ईस्ट एशिया वाज ग्रेटर इंडिया। वहीं से बंगाल से, उड़ीसा से, या फिर दक्षिण से जावा और जो सुवर्णद्वीप और अन्य स्थानों पे लोग गए, जो कि भारतीय लिपि भी वहाँ उन सब स्थानों पे ले गए। हाँ सर, एक तो महाभारत में भी एक वर्णन आता है कि ना, जब बलराम जी सरस्वती नदी का भ्रमण करने गए, तो तब उन्होंने कहा था कि सरस्वती तो पहले जैसी नहीं रही, बहुत सूख चुकी है। तो उस काल में भी जी हाँ, हाँ, महाभारत में ये सब चीज़ें संक्षिप्त रूप में हैं कि कितना परिवर्तन हुआ था। और वो सब परिवर्तन को आप टेलीस्कोप नहीं कर सकते, जैसे कि पश्चिम के कुछ या वेस्टर्न स्कॉलरशिप ने प्रयत्न किया। ये सब चीज़ें कुछ ही 100-200 साल में हुई। 100-200 साल तक तो लोगों को बहुत देर तक याद रहता है। आप देखिए, जो ये रोमा लोग यूरोप में हैं, वो भारत से 1500 साल पहले गए, अभी तक वो अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं। या उनकी जो आस्था है, वो भी काली की, उन्होंने ब्लैक वर्जिन मेरी के रूप में पूजा करनी शुरू की, जो कि काली, क्योंकि वो काली के उपासक थे। ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं बदलती, जैसे कि पश्चिम स्कॉलर्स ने एक प्रयत्न किया है ये कहने का।
सर एक तो बहुत प्रचलित एक मत अभी तक भारतीय जो किताबें हैं उनमें चली आ रही है कि आर्यन इन्वेजन थियरी। उसके विपरीत में भी एक चीज़ देखता हूँ कि आउट ऑफ इंडिया थियरी, पर उससे पहले आउट ऑफ इंडिया थियरी से पहले एक चीज़ जो अभिजीत चावड़ा जी से मैंने पहली बार जानी थी, मतलब उनके मुँह से मैंने सुना था। तो याम्निया इन्वेजन है जो जो यूरोप के लोगों को या फिर यूरोप के जीन्स को रिप्लेस कर दिया, और वो दाग लगाते हैं कि भारत में यूरोपीय आए। हाँ, ये जो ये यूक्रेन और इन रीजन्स में, क्योंकि जो ये प्रयत्न हो रहा है पिछले 50-60 साल में, जो लिंग्विस्ट थे पश्चिम के, तो जैसे नई फाइंडिंग्स हुई आर्कियोलॉजी की स्टेप्स में, जो नॉर्थ एशिया के स्टेप लैंड्स फ्रॉम यूक्रेन टू मंगोलिया, जिसपे काफ़ी इजी मूवमेंट थी, तो वहाँ से कुछ पीसेस ऑफ एविडेंस को लेके और उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ कोर्स ये रहा है हॉर्सेस का, कि भारत में हॉर्सेस नहीं थे या चैरियट्स नहीं थे, लेकिन वहाँ पे भी वो सिनौली में चैरियट निकला है जो कि 2200 बीसी का है। और बहुत एंशियंट भारत में, भोपाल में, वहाँ पे भी कुछ जो फिगर्स हैं उसमें ये लगता है कि भारत में भी हॉर्सेस थे। तो जो ये यामनाय का जो ये आर्गुमेंट है कि जीन्स कैसे रिप्लेस हुए, उसमें एक इंटरेस्टिंग प्रश्न ये है कि हम कैसे जानते हैं कि पुराने जीन्स क्या थे? पुराने जीन्स को अ, जहाँ पे बेरियल्स ग्राउंड्स हों, वहाँ पे कुछ जेनेटिक डेटा मिल सकता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेटिव रहा हो। जैसे ये मालूम हुआ है कि केदारनाथ में बहुत स्केलेटन्स मिले हैं, तो उन्होंने जब उनके जीन्स का एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि ये पूरे एशिया से थे। कुछ लोग वेस्ट, आपने देखा है उसके बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा निकला है कि वो भारतीय यात्री नहीं थे, वो पूरे एशिया से थे, उसमें कुछ वेस्ट एशिया के भी लोग पहुंचे हुए थे। तो आप यदि केवल कुछ रैंडमली फाउंड बोन्स से एनालाइज करें, यू आर मेकिंग ए ह्यूज लीप, जो असम्पशन आप लीप कर रहे हैं, और वो ज़रूरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती। और स्पेशली भारत में, क्योंकि भारत में क्रिमेशन बहुत पहले से प्रचलित रहा है, अनलाइक से सेंट्रल एशिया या यूरोप में क्रिमेशन नहीं था, बेरियल था। और हो सकता है इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत लैंड था, पॉपुलेशन कम थी। भारत में बहुत पॉपुलेशन थी, हम बिल्कुल प्राचीन काल से, तो इसलिए ये यहाँ पे भी बैरियर होता था, जो ऋषि मुनि या मुनि रहे हो, या जो कुछ लोग उन्होंने अपना अपना अध्यात्म किया हो। तो लेकिन जो कॉमन लोग थे उनका आक्रमेशन होता था, इसलिए उतनी प्राचीन जेनेटिक डेटा मिलना भारत से कठिन है। और वैसे ही जो हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं सेंट्रल एशिया से भी और अन्य स्थानों से, उसमें कंसेप्चुअल और मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, जिनको इस समय इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी एक्साइटिंग नया फील्ड है, आप ये देख सकते हैं, लेकिन बहुत लीप्स हैं कि आप एकदम जनरलाइज करें कि हाँ, प्राचीन लोग सिंजियांग के ऐसे लोग थे। वी नॉट 100% श्योर। लिंग्विस्टिक जनरलाइजेशन में भी कुछ लीप्स होती हैं, जैसे आप जो लिंग्विस्टिक रिकॉर्ड्स हैं, वो भी हो सकता है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के रहे हों, तो उससे भी हम जनरलाइज करते हैं और हम कहते हैं कि पूरी इस रीजन का ये भाषा रही हो, विच इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू। तो बस यही कहूँगा इसके बारे में, यमुना के बारे में, और कुछ मेरे पास कहने के लिए समय नहीं है। सर आपने जैसे अनु या ध्रुवीय लोगों के बारे में पहले भी बताया, तो अब जब हम वैदिक काल में आते हैं तो 10 राज्य युद्ध का उल्लेख आता है वहाँ पे जो राजा सुदास थे उनके खिलाफ 5 आर्य जाति या और 5 अनार्य जाति के खिलाफ उन्होंने लड़ा था 10 राज्य युद्ध। उनमें से 2 आर्य जाति जो अनु ध्रुव थे, आपने पहले उल्लेख किया, वो भारत के बाहर गए। इसका सबूत हमें कैसे कैसे मिलता है सर? देखिए आप इस समय
यदि हाँ, एक बात रोचक बात है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। वो और ये इसका वर्णन मैंने अपने नए ग्रंथ द साका लैंग्वेज इन संस्कृत में भी किया है। वो ये है कि संस्कृत के पश्चिम में कौन-सी भाषा है? फ़ारसी। या एंशिएंट फ़ारसी की भी 3 फ़ेजेज़ हैं। एक तो है अवेस्तन, अवेस्ता की भाषा, दूसरी है मिडल पर्शियन और उसके बाद है मॉडर्न पर्शियन। जो मॉडर्न पर्शियन है, जो कि जिसका बहुत इन्फ्लुएंस भारत पे रहा है क्योंकि जो तुर्की काल था भारत में उस समय पर्शियन बहुत प्रेस्टीज लैंग्वेज थी और उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया बंगाली, हिंदी और अन्य भाषा, पंजाबी, अन्य भाषाओं को। जो ये मॉडर्न पर्शियन है, ये भारतीय लोग ये नहीं जानते हैं, बहुत मॉडर्न लैंग्वेज है। इट गोज़ ओनली टू 950 बीसी। डिड यू नो 950 सीई 1000 साल पुरानी ही भाषा है। जो एंशिएंट पर्शियन है, उससे इसमें बहुत कम जोड़ है। तो इसलिए जो बहुत हमें कॉमनैलिटी मिलती है पर्शियन वर्ड्स में और संस्कृत वर्ड्स में, वो उसका कारण ये हो सकता है कि ये संस्कृत डिराइव्ड है। जैसे हमसाया फारसी में, समछाया, जो बेसिकली समछाया, इक्वल छाया, 2 घर हैं पास में, एक ही पेड़ की छाया है, तो इसलिए वो ऐसे कई शब्द फारसी के हैं जिनको हम समझ सकते हैं आर सॉर्ट ऑफ कॉइन्ड फ्रॉम संस्कृत बेस। और मैंने इस पे एक ये भी लेख लिखा है, जैसे जो शब्द दोस्त है वो संस्कृत में भी आता है, जिसको अब हम उर्दू या फारसी से मानते हैं, संस्कृत में भी दोस्त, दोस्त मीनिंग सर्वेंट। तो जो भारतीय भाषाएं, जो ये फ्रंटियर लैंड था, जो इस समय का वेस्ट पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, तो उसके परे जाती रही। और अब हम देख सकते हैं जैसे सर्बियन लैंग्वेज है या क्रोएशियन लैंग्वेज है, क्योंकि ईरान के आगे आप पहुंचते हैं सर्बिया और क्रोएशिया में, या नॉर्थ में आप रूसी भाषा, और रूसी के बाद आप जाते हैं बाल्टिक भाषाएं, फिर स्कैंडिनेवियन भाषाएं। तो यू फाइंड बहुत ज़्यादा मेल, जैसे लिथुएनियन भाषा और संस्कृत में बहुत मेल है। अब कुछ लोग ये कहना चाहेंगे कि ये संस्कृत से निकली हुई है। मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं कहता हूँ कि उस कहते हुए आप बहुत गलतियां कर पाते हैं, क्योंकि पास में यदि आप जाएं, ये इंसिस्ट करना कि सब चीज़ें एक ही भाषा से निकली हैं कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट इज़ मोर लाइकली इज़ कि कई भाषाएं आपस में मिली और ट्रांसफॉर्म हुई, और उसी तरीके से उसी प्रक्रिया में भारतीय भाषा से हिंदी या संस्कृत कुछ फ्रीज हो गई पाणिनि के व्याकरण के कारण। लेकिन जो इसमें भी शब्दावली, जैसे उत्तर भारतीय भाषाएं हैं, उनकी शब्दावली बदलती रही है फारसी भाषा के प्रभाव में या तुर्की भाषा के प्रभाव में। तो ये आप यही कह सकते हैं, आप भाषा को देख सकते हैं। और फिर आप ये भी हम सबको विदित है कि 1500 बीसीई में जो वेस्ट एशिया है, उसके जो राज्य था मितानी का, वो संस्कृत भाषी लोग थे, और वो जो वैदिक देवता हैं उनकी पूजा करते थे, उनके उपासक थे। यहाँ तक कि इजिप्ट के जो फारो थे, उनमें जो अखेनाटन थे, हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट मोनोथीस्ट, उनकी जो पत्नी थी तुवे नाम था शायद। हाँ तुवे था, आपके लेख से पढ़ा था ऐसा हाँ, कुछ था। नेलफट थी पहली पत्नी थी, और जो दूसरी थी उसका नाम था तदुखिपा और यदुक्षिपा, यदु की नाइट, NIGHT। तो वहां तक पहुंचे हुए थे जो आर्य लोग, आर्य अर्थात जो आर्य भाषा बोलने वाले लोग हों, वो लोग इजिप्ट तक पहुंचे हुए। और इसलिए
कहाँ से पहुँचे, कैसा एंशिएंट वर्ल्ड में किस तरीके से डिफ्यूजन हुआ, उसके बारे में हम इस समय कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये बात तो सचमुच है, सत्य है कि जो मितानी राज्य थे 1200-1300 बीसीई में, वो लोग वैदिक देवताओं का पूजन करते थे। ये बात तो सत्य है, क्योंकि उसके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड्स हैं। सर वैदिक काल से बस एक आखिरी सवाल है मेरा कि जब हम वैदिक काल को देखते हैं या फिर वेदों में देखते हैं तो कुछ शब्द हमें मिलते हैं कि देव से परे, कि जैसे कुछ दास है, दस्यु है, राक्षस है। इन तीनों वर्ड्स में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे कि दानव जो है मनु से आए हैं या फिर दैत्य जो है दीति से आए हैं। हाँ हाँ, थोड़ी सी क्लैरिटी है। या फिर असुर जो पहले सभी को कहा जाता था, इंद्र को भी असुर कहा गया है पहले पहले देवताओं को कि वो बहुत शक्तिशाली हैं ऐसे। लेकिन ये दास दस्यु या राक्षस, इन्हें मतलब किनको कहा जाता था सर? इसमें थोड़ा डाउट है मुझे भी। जैसे जो दास है, सुदास, सबसे महान आर्य राजा सुदास, उनका नाम ही तो दास है। मुझे लगता है कि जो ये शब्द दास है, जिसका प्रयोग जो आजकल की समझ में है, ये मॉडर्न समझ है, क्योंकि सुदास तो आर्य राजा थे, ऋग्वैदिक काल के थे। तो और जो दास का प्रचलन अब हुआ है, ये शायद आध्यात्मिक रूप से है कि आप सरेंडर कीजिए, आप दास बन जाइए अपने इष्ट देवता के। तो ये मुझे लगता है ये आधुनिक है। जहाँ तक कि असुर, जो भी शक्तिशाली हो, वो असुर है। और जो दैवी है, जो कि सेंसेस से कनेक्टेड है, कि हमारे भीतर ये एक मंथन है आसुरी और दैवी शक्ति के बीच में। जो राक्षस हैं, वो एक प्रकार के असुर हैं जो सब चीज़ें होल्ड करना चाहते हैं, फिजिकली डोमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि असुर बिल्कुल डिटैच भी हो सकता है, विच इज़ रियल शक्ति, यू डोंट केयर। लेकिन यदि आप चीज़ों को होल्ड करना चाहते, फिजिकली डोमिनेट करना चाहते हो, तो या आप यू वांट टू, जैसे कुछ कम्युनिटीज वांट टू डोमिनेट, तो वो राक्षसी स्वभाव होगा, जो फिजिकल डोमिनेशन। तो लेकिन ये सब चीज़ें फ्लेक्सिबल टर्म्स हैं, ये मैथमेटिकली डिफाइंड टर्म्स नहीं हैं। और कभी यदि आप फिजिकल, भौतिक से मनोवैज्ञानिक स्फीयर पे चले जाएं, तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, तो फिर कभी कभी अर्थ बदल भी जाता है। तो इसीलिए फिर वो कन्फ्यूजन होता है कि क्या जो लेखक है वो ये चीज़ समझ रहा है इससे, या दूसरी चीज़ समझ रहा है। अब इसके बाद जब ऋग्वेद के जब 7वें मंडल के शायद सुदास थे, मतलब सुदास के जिक्र 7वें मंडल में आता है। 8वें मंडल आते आते शायद उसी वक्त ज़ेंदावेस्ता की रचना हो रही थी तलगिरी जी की किताब में। तो मैंने इतना जाना है कि 8वें, मतलब कंटेम्पोररी है दोनों। सर जैसे कि आपके एक लेख में मुझे पता चला वहाँ से कि जैसे वेस्टर्न जो क्रिश्चियनिटी है वो भी बहुत हद तक ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है उससे बहुत कुछ उन्होंने लिया है। तो जो अवेस्तन जो धर्म है वो कितनी ज़रूरी है हमें समझनी भारतीय संदर्भ में? अवेस्ता से काफ़ी कुछ क्रिश्चियन धर्म ने लिया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ये थियोरी भी है कि जो न्यू टेस्टामेंट है वो बौद्ध सूत्रों से निकाली हुई है। आपने इसको इस बारे में सुना है या नहीं? कि बौद्ध जो उस समय में जो सूत्र थे, जिसमें बुद्ध और उसके जो शिष्य थे उनका वर्णन है, 10 प्रमुख शिष्य थे, और लगभग वही नाम भी हैं जो कि न्यू टेस्टामेंट के एपोस्टल्स के हैं। और उसमें लैंग्वेज भी काफ़ी कुछ मिलती है। इस पे मैंने रिसेंटली एक लेख भी लिखा है, हिंदू एंड बुद्धिस्ट मीम्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, आप शायद उसको देखना चाहेंगे। तो इसलिए जो वेस्ट के जो रिलीजन्स हैं उनका काफ़ी बैकग्राउंड भारत की ओर जाता है। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में जो ये 3 ट्रिनिटी है, ट्रिनिटास, वो बौद्ध की ट्रिनिटी से भी निकली हुई है।
और जो पूरा हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म है, वो ट्रिनिटी, क्या त्रयी विद्या जिसे कहते हैं, या जिसमें क्या कहते हैं उसे, महाव्याहृति, द ग्रेट अटरेंस, द ग्रेट स्पीच, जिसको भू भुवा स्वाहा कहते हैं। भू व स्वा को महाव्याहृति कहते हैं। अर्थात जो पूरा रहस्य है वो इस ट्रिप्लिकेट, इन ट्रायड में है, ट्रिप्लिकेट ऑर्डर में है। भू अर्थात शरीर, भुवः अर्थात प्राण, और स्वाहा अर्थात चेतना शक्ति, या आपके भीतर में परमेश्वर, या बाह्य रूप में पृथ्वी, एटमॉस्फेयर, अंतरिक्ष, और ऊपर सूर्य। तो इसकी बीच में जो समीकरण है वो ही वेद का रहस्य है। और ये जो ये सिस्टम है, क्योंकि बहुत गूढ़ है, इसको समझना, आउटर इनर की इक्वेशन को समझना बहुत कठिन है। तो इसलिए इसके कुछ एलिमेंट्स वेस्ट में जुड़ गए, वो सब एलिमेंट्स को नहीं समझ पाए, लेकिन कई सुपरफिशियल एलिमेंट्स आप पाते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म के मैंने आपको बताया। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पे एक डेनिश स्कॉलर था, उसका नाम क्रिश्चियन लिंटनर है, उसने इस पे कई ग्रंथ भी लिखे हैं। तो क्योंकि वो एरामाइक भाषा भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, और बौद्ध टेक्स्ट का वो स्कॉलर था, तो उसने तो ये बताया कि ये तो क्रिश्चियनिटी इज ऑलमोस्ट रीरिटन फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। लेकिन ऑफ कोर्स a lot of Christian scholars dismiss it, they don't accept it, but it's an, as open minded people हमें सब चीज़ों को देखना चाहिए। जी सर, आगे बढ़े तो देखते हैं कि जैसे एक चीज मैंने जब जानी तब आश्चर्यचंबित हो गया कि ऋग्वेद के जब 10वां मंडल है वहां पे राजा शांतनु का जिक्र है, जो वही शांतनु है जो कि भीष्म पितामह जिन्हें हम कहते हैं उनके पिता थे। तो एकदम देखते कि जहाँ पे ऋग्वेद खत्म होता है उसके बाद ही महाभारत का जो काल पर्व है, इसमें आप के विचार अगर जान पाओ सर। जी हाँ, ऋग्वेद में 3-4 नाम हैं जो कि महाभारत के जो पात्र हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और ये भी एक कारण है कि इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, जो महाभारत युद्ध है वो लगभग 31-37 BC में हुआ, और जो वैदिक काल है, ऋग्वेद का काल है, वो 3000 BC से पहले का है। और उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 2500 BC या कुछ ऐसे हैं, और फिर जो आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ हैं वो 2nd मिलेनियम BC के हैं। और उसके बाद तो ये हर एक चीज़ को कोई लगभग 1000 वर्ष से पीछे कर देती है, जो ये स्टैंडर्ड एकेडमिक क्रोनोलॉजी की है। तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि संभव है कि हो सकता है वही पात्र रहे हों। हमें ये कहना कि ये बिल्कुल रैंडम है, वी डोंट नो, लेकिन संभव है कि सचमुच वो, हाँ, इसकी ऑपोजिशन उन लोगों से होगी, भारत के उन लोगों से होगी, वो कहेंगे कि जो वेद हैं वो ह्यूमन नहीं है, सेल्फ एग्जिस्टेंट, उसमें कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो उस पर विश्वास करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हाँ, इसके भी जो ऑथर्स हैं वो ऋषि लोग थे, वो ह्यूमन लोग थे। ये अपौरुषेय नहीं है शब्द जिसका प्रयोग होता है कि वेद अपौरुषेय हैं। मैं तो कहता हूँ वो सच नहीं है, वो संभव नहीं है, अपौरुषेय नहीं है। लेकिन इस अपौरुषेय का अर्थ ये है कि जो इसका ज्ञान है वो अपौरुषेय है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो वेद के अंदर जो भाषा है वो अपौरुषेय है, वो सचमुच कहीं से आई, वाइब्रेशंस में। नहीं, मैं वो ये नहीं कहना चाहता ये, लेकिन सचमुच जो इसका ज्ञान है वो शाश्वत, यदि वो शाश्वत है, यदि वो इटर्नल है, तब वो अपौरुषेय है। जो कि सनातन, जो सनातन हो, इटर्नल, शाश्वत हो, वो वही वैदिक ज्ञान है। जो सबसे ज्यादा रहस्य जो है वही ये है। जी, जैसे कि एक उदाहरण से शायद आज के दर्शक समझ पाए कि जैसे आइंस्टाइन ने E=mc² का आविष्कार किया था, पर उनके आविष्कार से पहले भी वो वही था, वो अपौरुषेय है।
जो भी सत्य है वो अपौरुषेय है, जो भी इक्वेशन है वो अपौरुषेय है, उसका हम डिस्कवर करते हैं, हम वो लोग बनाते नहीं हैं उसको, क्योंकि वो हमेशा इक्वेशन थी, वो समीकरण था एनर्जी और मास के बीच में। और इसीलिए तब हम समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कनात के वैशेषिक सूत्र में कई और भी गूढ़ बातें हैं जिस पे और नया विश्लेषण या अनुसंधान की आवश्यकता है। कि और जैसे उसमें एक तो सूत्र ये है कार्य विरोधी कर्म, कुछ ऐसा है, अब मैं भूल गया बिल्कुल शब्द क्या है, ऑलमोस्ट द सेम एज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल वही शब्द है, पूरा एक सूत्र है। तो कहाँ से निकलता है? और उसका उत्तर हमारी ज्ञान परंपरा में ये है कि सब ज्ञान चेतना से आता है, और वो हमें आता है जब हम स्वप्न अवस्था में हो। इसका मुंडक उपनिषद में वर्णन है कि 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और फिर तुरीय। जो ये स्वप्न अवस्था है उसी में नए विचार आते हैं, उसी में नई डिस्कवरीज होती हैं, और इसकी पुष्टि मॉडर्न साइंस में भी हुई है। एक स्कॉलर हैं, अब उनका कई कई दशक हुए कि उनका निधन हुआ, उनका फ्रेंच स्कॉलर थे, उनका नाम था जाक हादमाड। तो उन्होंने अपने काल के जो प्रमुख साइंटिस्ट थे उनको पत्र लिखा, उनसे पूछा कि आपने अपनी डिस्कवरी कैसे की, मैथमेटिकल या साइंटिफिक। तो लगभग हर एक ने ये बताया कि ये डिस्कवरी अनायास स्पॉन्टेनियस हुई, या मैं सो रहा था या मैं विचार कहीं से आया। जो डिस्कवरी वैदिक थॉट के अनुसार डिस्कवरी बाहर से होती है, अंदर से आती है, चेतना से आती है, क्योंकि जो चेतना है वो ट्रांसेंडेंट है, वो इट्स नॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम, वहीं से सब ज्ञान आता है। और यही रहस्य पूरे वेद का है, यही रहस्य भारतीय संस्कृति का है, यही भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ आत्मा से आता है, और मैं महेश्वर स्वरूप हर एक के भीतर विराजमान हूँ, एक ही आत्मा है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल। और जिसको हम, क्योंकि हम इसको इतनी बार सुनते हैं, हम इसको बिल्कुल सोचते नहीं इसके बारे में, लेकिन जो ये सचमुच ट्रांसेंडेंटल और हर एक व्यक्ति को एक नई समझ देने की, चाहे वो किसी भी कार्य में जुटा हुआ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या साइंटिस्ट हो, पोएट हो, राइटर हो, यदि वो इन सब चीज़ों को समझे और अपने भीतर की शक्ति से जुट जाए, उस शक्ति का प्रवाह अपने भीतर करने दे, उसी से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तभी व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। जो ये कर्म की श्रृंखला में दास है, तब हम दास हैं। हम हर एक व्यक्ति तब तक दास है जब तक हम कर्म की श्रृंखला से में फंसे हुए हैं। तो उस श्रृंखला से व्यक्ति निकल पा सकता है और स्वतंत्र, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष इसी जीवन में है, मुक्ति उसी को कहते हैं। सर, कॉन्शियसनेस को लेके कुछ सवाल है, पर इतिहास को लेके बस आखिरी सवाल। एक कुछ दिनों पहले, शायद 1 या 2 साल पहले, एक लेख निकला कि उसका नाम है ए रीसेंट बॉटलनेक ऑफ वाई क्रोमोसोम डाइवर्सिटी कोइंसाइड्स विद ए ग्लोबल चेंज इन कल्चर। इसमें आखिर में जो कंक्लूजन निकला कि आज से 7000 साल पहले पुरुषों की संख्या भारत में, उत्तरी अफ्रीका में या फिर पूर्वी यूरोप में, और जो उज़्बेकिस्तान वो जो हिस्सा है, वहाँ पे लड़कों की संख्या एक बार में बहुत गिर गई। तो क्या ये एक बड़े युद्ध का कारण है? क्योंकि सिर्फ लड़के तो शायद सर युद्ध में ही मरते हैं। इसमें यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उनमें कोई भी भारतीय तो शायद मुझे दिख नहीं रहा है अभी, तो कोई बायस भी शायद उनमें नहीं था इसके लिखते वक्त। क्या हो ये तो हम जो अनुमान कर, रिसर्च में काफ़ी कुछ अनुमान होते हैं। आप के पास कुछ डेटा आया तो आप फिर थियराइज करते हैं, तो कहते हैं हो सकता है ये हो, ये भी हो सकता है युद्ध रहा हो, परशुराम का नरसंहार क्या हो, या महाभारत का युद्ध हो, कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, या ये भी हो सकता है कि कोई
कोई ऐसी बीमारी हो जो कि मेल सेंट्रिक हो, विच किल्ड ऑफ अ लॉट ऑफ मेल्स, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है जैसे ये जब चंगेज़ खान की जो आर्मीज़ ने कॉन्कर किया आज से 700-800 साल पहले, जो सेंट्रल एशिया में जो जेनेटिक लाइन्स हैं, वो बहुत कम, उसमें बहुत कम डाइवर्सिटी है। A lot of the males were killed off. तो जो ये उनके फाइटर्स थे, उनके बच्चे उन्होंने ब्लड लाइन्स या जेनेटिक लाइन्स को डोमिनेट किया। कुछ भी हो सकता है। मेरे इस पे कोई, मैंने इस पे स्टडी भी नहीं किया, मैं जानता नहीं हूँ कि ये आर्गुमेंट क्या है डिटेल, और मैं देखूँगा और मैं समझने की कोशिश करूँगा, लेकिन क्या है इस समय कठिन कहना इसके बारे में। ठीक। और आखिर में सर, कॉन्शियसनेस पे कुछ सवाल है, लेकिन आप अगर दर्शकों को आसान भाषा में ये बताना चाहे कि कॉन्शियसनेस क्या है, आपने क्या समझा इतने दिनों में? कॉन्शियसनेस लास्ट फ्रंटियर ऑफ साइंस है, क्योंकि साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं कॉन्शियस कंप्यूटर्स, और यदि कंप्यूटर कॉन्शियस बन जाए तो फिर वो सब कुछ काम करेंगे, प्लेन्स फ्लाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक खतरा भी ये है कि फिर जो ये कॉन्शियस कंप्यूटर्स हैं, वो सबसे पहले पूरे जो मानव है, मानव जाति की मृत्यु करवा देंगे। कहेंगे कि ये लोग तो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, कभी खुश नहीं रहते। तो लेकिन उसमें मैंने 2 साल पहले एक जर्नल है जिसका नाम है जर्नल ऑफ एआई एंड कॉन्शियसनेस, मैंने एक थियरम, मैथमेटिकल थियरम प्रूव की, जिसमें मैंने बताया कि कंप्यूटर्स विल नेवर बिकम कॉन्शियस। तो मैं आपको इसकी एक कॉपी भी भेज देता हूँ। तो कंप्यूटर्स कॉन्शियस नहीं होंगे, और इसकी काफ़ी कॉमन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं, और वो ये है कि कॉन्शियसनेस इज़ द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व, लेकिन जो कंप्यूटेशन इज़ एक्चुअल कैलकुलेशन। और उसमें अंतर ये है, जो ऑब्जर्वेशन इज़ सिटिंग अबाउ द कंप्यूटेशन। और इसीलिए जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय मनोविज्ञान है, उसमें ये कहा जाता है कि आईज डोंट सी, आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, जो देखता है वो जो आत्मा है आपके भीतर, या जो आपके भीतर मन है, वो जो मन, वो भी एक कारण है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट। तो आपके भीतर जो जो आत्मा है वो देख रही है, आपका शरीर नहीं देख रहा है। शरीर इज लाइक ए आई, तो आर्टिफिशियल, उसमें कोई शक्ति नहीं। तो फिर आप कॉन्शियसनेस को कैसे समझेंगे, क्योंकि ये एक मिस्ट्री बन गई, आपके भीतर कहाँ बैठी हुई है। और इसको ट्रेडिशनली आप कैसे समझते थे कि जो सेल्फ, जो आत्मा है, आत्मा आपके भीतर कहीं बैठी हुई है। तो उसमें एक सिंप्लीफिकेशन, अब वेद काल में ये भी कहा जाता था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं पर ब्रह्म हूँ, या आई एम आत्मा ब्रह्म, आपके भीतर जो आत्मा है वही ब्रह्म। लेकिन तब भी कुछ रहस्यमय प्रतीत होता है। तो इसमें एक बहुत सरलीकरण आज से 1200 वर्ष पूर्व कश्मीर में हुआ, जिसमें वसुगुप्त ने शिव सूत्र लिखे। तो पहला सूत्र उसमें ये आता है, चैतन्यम आत्मा। जो ये चैतन्य है वही आत्मा है। वो चैतन्य का अर्थ क्या? जो अवेयरनेस है वही आत्मा है, अर्थात जिस शक्ति से आप देख रहे हो वही आत्मा है। तो इसलिए ये शक्ति तक आप कैसे पहुंचोगे विज्ञान की सहायता से, वो आपको इस रहस्य को समझने तक पहुंचाएगा। तो इसलिए यदि आप मेरी थियरम के बारे में भी इस समय दोबारा सोचें कि हाँ, कंप्यूटर में कभी भी ये शक्ति नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर की शक्ति क्या है? कंप्यूटर की शक्ति है, जैसे यदि आपके पास एक स्लेट हो जिस पे आप कैलकुलेट, गणना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वही चीज़ आप कंप्यूटर चिप में कर रहे हो। लेकिन जो आंखें इसको, स्लेट को देख रही हैं, वो कंप्यूटर में नहीं है।
तो कंप्यूटर केवल कैलकुलेशन कर सकता है। कंप्यूटर में लेंस लगे हो सकते हैं, तो वो फोटो ले सकता है, उनको स्टोर कर सकता है, लेकिन उन फोटो को देखने की क्षमता नहीं है, वो शक्ति नहीं है। जो वो शक्ति है वो आत्मा में है, और वही शक्ति फिर वो शक्ति लेकिन हमें हमारे तक पहुंचती है हमारे जो तत्व हैं, शारीरिक तत्व हैं, उनके भीतर से फिल्टर होके आती है। तो इसीलिए जो ये शक्ति जो ये शैव दर्शन है, कश्मीरी शैव दर्शन है, वो भी एक एक अद्वैत दर्शन है। जैसे कि शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, कश्मीर शैव दर्शन भी एक अद्वैत शैव दर्शन है। उसमें जो ये शक्ति अंत में शिव और शक्ति का जो ये डुअलिटी है, शिव इज कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल, शक्ति इज दिस, शक्ति जो है हमारे भीतर जो तत्व हैं, शारीरिक तत्व हैं, लेकिन ये शक्ति हमें हमारे भीतर जो आत्मा है वो इन्हीं तत्वों के द्वारा मिलती है। तो इसमें ये भी एक परोक्ष एक पैराडॉक्स है। तो इसलिए कहाँ ये भविष्य में जाएगा, वो मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल सिंप्लिसिटी से देखने पर, और यही सिंप्लिसिटी जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे हमारे भीतर जो शक्ति अवेयरनेस की है, चैतन्य की है, उसी को समझने में हम समझकर हम आगे बढ़ पाएंगे वैज्ञानिक रूप में। ये सवाल थोड़ा नीचे था पर आपने मशीनों का जिक्र किया सर, तो एक सवाल तो अंदर आ रहा है कि अगर एक मशीन को एक लॉन्ग टर्म गोल दे दिया जाए, जैसे मनुष्य में भी एक लॉन्ग टर्म गोल है कि टिके रहो और रिप्रोड्यूस करो, ऐसा एक प्रोग्राम जैसे एक चिप अंदर है, और उसके लिए हम बाकी काम करते हैं कि ग्रुप्स बनाएं या फिर अच्छा व्यवहार करें सबके साथ ताकि हमारे साथ वो शिकार करे, रणनीतियाँ बनाएं। अगर एक मशीन को भी एक लॉन्ग टर्म गोल ऐसा कुछ दे दिया जाए और उसके साथ थोड़े सेंसेस भी दे दिए जाए या फिर हमारे जैसे कुछ आउटपुट निकल सके उनसे, ऐसे हाथ पर दिया जाए, तब क्या वो कॉन्शियस होंगे? क्योंकि मेरे लिए तो सर कोई दूसरा इंसान भी आउटपुट दे रहा है, हिल रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, वो मशीन भी कर रही है, मैं कैसे समझूंगा सर? बिल्कुल वो कॉन्शियस नहीं होगी, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है वो टाइम स्पेस से परे है। आप इस थ्योरम को देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ये शेयर कीजिएगा। वो मैटर टाइम स्पेस से परे, कॉन्शियसनेस इज नॉट ऑफ मैटर टाइम एंड स्पेस। और इसको मैटर टाइम और स्पेस में मॉडर्न कंप्यूटर साइंटिस्ट या न्यूरो साइंटिस्ट ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उनको मिल नहीं रही है। जितना भी वो ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है। और यही बात हमारी परंपरा में भी बताई गई है। जैसे आपने देखा होगा चित्रण श्री विद्या का, श्री विद्या में ये 43 त्रिकोण होते हैं जो कि प्रतीकात्मक हैं पूरे बाह्य ब्रह्मांड और भीतर के ब्रह्मांड के, और उसके भीतर एक बिंदु होता है। जो ये 43 त्रिकोण हैं, ये फिजिकल स्ट्रक्चर्स या मेंटल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बिंदु है, जो इन्फिनिटसिमल है, वो शिव है, और सब कुछ अन्य प्रकृति है। जो ये बिंदु, जो ये कॉन्शियसनेस है, ये हमेशा प्रकृति के परे है। जितना भी आप इसको ढूंढे उससे परे है। आप जहां पे भी इसे देखेंगे तो उससे दूर होता जाता है, क्योंकि ये शारीरिक नहीं है, ये शारीर संबंधी नहीं। यही मिस्ट्री है। तो आप ये कहेंगे कि हाँ, आपने रोबोट्स बनाए और रोबोट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो करेंगे। और वैसे ही जैसे पशु हैं, हम भी पशु हैं। हम जब तक पशु हैं, हम भी अपने चेतना से जुड़े नहीं हैं, हमें स्वतंत्रता नहीं है। तो हम भी AI रोबोट समान हैं। ह्यूमन्स आर ऑल्सो लाइक रोबोट्स। मैं तो ये कहूँगा, यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचे तो वो उसको काफ़ी शायद ये दुख होगा कि हाँ, सचमुच उसने जो कुछ भी किया वो उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी। उसने कुछ किया, वो स्कूल गया क्योंकि उसके माता पिता ये चाहते थे या उनके बंधु चाहते थे, फिर उसको ये स्कॉलरशिप मिला, वो एक्सीडेंटल था,
फिर उसको ये जॉब मिली तो उसने काम किया, उसका विवाह हुआ, उसके बच्चे हुए, फिर उसने जो कुछ किया अपने बच्चों के लिए किया या अपनी पत्नी के लिए किया, कुछ भी के लिए किया, लेकिन फ्रीडम नहीं है। जो कॉन्शियसनेस या जिसको हम वेद कहते हैं, वेद कहता है कि आपका असली पर्पस रिप्रोड्यूस करना नहीं है, क्योंकि वो मशीन का भी हो सकता है। आपका असली पर्पस स्वतंत्रता पाना है, स्वातंत्र्य होना है, और वो स्वतंत्रता तभी आप पाओगे यदि आपके भीतर जो चेतना शक्ति है वो एक प्रकाश है। जो शिव है वो एक मूर्ति नहीं है, वो एक फॉर्म नहीं है, वो प्रकाश है। शैव दर्शन में शिव को प्रकाश कहते हैं। वो यदि आप प्रकाश का स्वरूप बन जाएं तब आप टोटली फ्री होंगे, क्योंकि फिर आप जो ये कॉस्मिक फ्रीडम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ऑल काइंड्स ऑफ वंडरफुल थिंग्स विल हैपन। यू विल हैव ऑल द पावर्स दैट देयर आर, क्योंकि आप तब आपका जो शरीर है आप उससे परे हो गए, आपको मुक्ति मिली, आपको मोक्ष मिल चुका है। तो ये है, मेरी समझ में यही असली पर्पस है, क्योंकि अदरवाइज देयर इज नो पर्पस। इनफैक्ट अभी मेरी एक नई पुस्तक आने वाली है, हो सकता है अब ये सप्ताह या 2 सप्ताह में। उसका नाम, एक को ऑथर है, एक ग्रीक अमेरिकन को ऑथर हैं कैलिफोर्निया से। पुस्तक का नाम है प्रोजेक्ट ओमेगा, द फ्यूचर ऑफ लाइफ इन द सोलर सिस्टम। तो हम उसमें देख रहे हैं कि अगली सेंचुरीज में क्या होगा। अगले सेंचुरीज में सबसे पहले पॉपुलेशन क्राइसिस, पॉपुलेशन को कोलैप्स, पूरे विश्व की पॉपुलेशन आज 8 बिलियन है। कुछ लोग तो कह रहे हैं घट के 200 साल में, 250 साल में केवल 100 मिलियन रह जाएगी। सिटीज विल बी एम्प्टीड आउट, हो सकता है जैसे कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हुआ, कुछ लोग तो को ये भी डर है, हो सकता है कि विल ह्यूमंस गो एक्सटिंक्ट। तो प्रश्न तब ये उठता है कि हम ह्यूमंस कैसे हैं, जो आपका प्रश्न था, ह्यूमन होना का अर्थ क्या है? आर वी जस्ट एनिमल्स? डायनासोर्स ऑल्सो वेंट एक्सटिंक्ट, और हो सकता है कैटल विल गेट एक्सटिंक्ट और सम अदर animal species will get extinct. So who are we? What is the reality of existence? और उसमें जो वेद का उत्तर है वो इतना astonishingly डीप है। वो ये है कि हम वास्तविक रूप में वो चेतना शक्ति हैं, और जब हम उस चेतना शक्ति से जुट जाएं तब हम इस पृथ्वी पे चलते फिरते देवता हो जाएंगे, और उस स्थिति पे पहुंचना ही हमारा भविष्य है। एक सवाल करने जा रहा था शायद, पर आपने शायद पहले ही जवाब दे दिया कि कुछ कहते हैं कि मनुष्य में चेतना है, पशुओं में नहीं है। तो एक सवाल करने जा रहा था कि जैसे एवोल्यूशन से, जैसे कभी ना कभी अगर मैं अपने पिता का हाथ पकड़ूं, वो अपने पिता का हाथ पकड़े, ऐसे करते करते कभी ना कभी तो वो एक मतलब हमारे और चिंपैंजी के एंसेस्टर्स हमारे हाथ पकड़े रहेंगे। तो ये तो कभी क्या कह नहीं सकते कि ये कॉन्शियस थे और ये नहीं है। पर आपने तो पहले उसका जवाब दे दिया कि मनुष्य भी अनकॉन्शियस हो सकते हैं अगर जीवन को ना देखे को। और अन्य प्राणी भी कॉन्शियस है, चूहा भी कॉन्शियस है, घोड़ा भी कॉन्शियस है, हर एक में कॉन्शियसनेस है। लेकिन जो उनमें क्षमता, जो उनमें ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, वो इस कॉन्शियसनेस को जिस प्रकार से भांपते हैं वो विभिन्न है हमारी कॉन्शियसनेस से, लेकिन उतनी विभिन्न भी नहीं है। जिस व्यक्ति के घर में पेट्स हैं, कुत्ता हो या बिल्ली हो, तो वो ये आपसे सहमत होंगे कि जो कुत्ता है वो हमसे अलग नहीं है, बिल्कुल हमारे जैसा ही है। उसमें भी भावनाएं हैं, उसमें भी इमोशन। तो इसलिए सारे प्राणी कॉन्शियस हैं। ये जो वैदिक धारणा ये है, सारे प्राणी कॉन्शियस है। इसीलिए इस परंपरा में कहा जाता है कि अहिंसा करो। अहिंसा का मतलब नहीं बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, मिनिमाइज वायलेंस, क्योंकि यू कांट हैव एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस, क्योंकि फूड चेन, एनिमल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द फूड चेन। तो इसलिए हमें जैसे बड़ी मछली को छोटी मछली खाना आवश्यक है। तो यदि आप, लेकिन अननेसेसरी किलिंग, हिंसा ना करो, क्योंकि यदि आप अननेसेसरी हिंसा कर रहे हो तो आपकी अपनी आत्मा पे पर्दा गिर रहा है। आप और
पशु रूपी बन रहे हो। अपने आप को यदि वो अनावरण करना चाहते हो, अपने भीतर जो प्रकाश है उसमें पर्दे को, आवरण को हटाना चाहते हो, तो आपके भीतर प्रेम और कंपैशन, करुणा की आवश्यकता है। और करुणा कहाँ से आती है? इस फीलिंग से कि आप में और अन्य में एक ही आत्मा है, तो तब आप दूसरे से प्रेम कर सकते हो, अन्य प्राणी से प्रेम कर सकते हो। यदि आप सोचो कि दूसरा व्यक्ति आपसे विभिन्न है तो आप उसकी हत्या कर सकते हो, तो आप अपने भीतर में जो आसुरी रूप है उसकी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। इसलिए तो यही डिवाइड है, और यही डिवाइड जो है वो जो मानवों के भीतर या जो विभिन्न पंथ हैं उनके भीतर जो युद्ध होता रहता है, वो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग से आता है। तो आप, यदि आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाना चाहो, और यदि आप विश्व को ऐसा बनाना चाहो तो कि हर एक व्यक्ति को ये अवसर मिले अपने भीतर के अंदर जो दिस अमेजिंग ब्यूटी, जो ये आत्मा है जिसका विश्व रूप श्री कृष्ण देते हैं भगवत गीता में। केवल विश्व रूप ही नहीं, इसमें जो सौंदर्य है जिसको त्रिपुर सौंदर्य कहते हैं, जो आपके भीतर श्री चक्र या श्री विद्या के भीतर जो त्रिपुर सुंदरी है, उस सौंदर्य तक पहुंचने में वो ही जीवन का अर्थ है। तो आप जीवन में जो रह रहे हो पशु रूपी, क्योंकि हम पशु रूपी भी हैं, और जो चैलेंज ये है कि इस पशु रूप से बढ़कर, हटकर पशु रहते हुए, क्योंकि वो तो हमारा फिजिकल रूप है, आप पशुपति कैसे बनो? अपने पाश बांधकर, जो ये पाश है वो आवरण है, जो ये बंधन है वो आवरण है। पशुपति अर्थात शिव कैसे बनो? अपने भीतर जो शिव है वो कैसे, वहां तक कैसे पहुंचे? और ये सचमुच, ये मैं थियोरेटिकल बातें नहीं कह रहा हूं, ये सचमुच सच है, और यही वेद है। सर, कमेंट सेक्शन में जाने से पहले आखिरी सवाल कॉन्शियसनेस को लेके। एक सवाल तो मेरे बचपन से मुझे, मेरा पीछा नहीं छोड़िए कि फ्री विल जो है, एक चीज़ मैं सिंपल लॉजिक से समझता हूँ, अगर कोई चीज़ पिछले किसी कारण से अफेक्टेड है तो वो डिटरमाइंड है, उससे पहले कारण था, इसीलिए अगर वो स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर रही है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, तो वो रैंडम है। इन दोनों के बीच में फ्री विल कहाँ से आती है? बिल्कुल, जैसे आपने इससे बोला, बिल्कुल सच बोला, यही सच है। या आप बंधे हुए हो, जो पास्ट है वो फ्यूचर डिटरमिन कर रहा है, या रैंडम है। यदि वो रैंडम है तब भी वो फ्री नहीं है, तब वो टोटली रैंडम है। तो ये बात जो ऋषि थे ये समझ गए, तभी उन्होंने कहा फ्री विल नहीं हो सकती तब तक जब तक आप परा अर्थात ट्रांसेंड ना करें। ट्रांसेंडेंस का अर्थ है कि आप इस शरीर से बंधे नहीं हुए, मृत्यु में नहीं, इसी शरीर में होकर आप में ये फ्रीडम आई है, जिसको जैसे मॉडर्न ऋषि जैसे अरविंदो या रामकृष्ण या विवेकानंद, अन्यों उन्होंने इसको भक्ति के रूप से बताया कि आप भक्ति के प्रवाह में आप जब जुट जाएं। और इसमें केन उपनिषद में एक बहुत सुंदर इसका वर्णन है। केन उपनिषद में ये कहा गया है, जो ये कहता है कि वो जानता है वो नहीं जानता है, क्योंकि आप जान नहीं सकते, आप यू आर ए पार्ट ऑफ ए चेन, आप जान नहीं सकते। जो व्यक्ति इसके बारे में बात नहीं करता वो ही जानता है, क्योंकि वो अपने आप को देख रहा है। उसका अर्थ ये है कि आपको अपने मन से हटकर वो शक्ति पानी है। क्योंकि जो कंसेप्शन है वेद में वो ये है कि 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, मनोमय कोश अर्थात माइंड, फिर विज्ञानमय कोश अर्थात इंटेलेक्ट, फिर आनंदमय कोश अर्थात फीलिंग्स। लेकिन उसके परे आत्मा है,
उसके परे ये सब कोर्स जो है दे आर ऑल डिटर्मिनिस्टिक। फ्रीडम नहीं है, इंटेलेक्ट में फ्रीडम नहीं है, माइंड में फ्रीडम नहीं है, फीलिंग में फ्रीडम नहीं है भी। तो उसके परे जो आत्मा है वो एक ऐसा तत्व है जिसपे फ्रीडम। एंड दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको लोग नहीं समझते, जिसको लोग एजुकेशन के थ्रू आपको बताया नहीं जाता। और ये बहुत सटल है, सूक्ष्म है, इसको समझने के लिए बहुत दुख झेलना होता है, सफरिंग, जिसके बारे में बुद्ध ने कहा। तपस, जिसके बारे में ऋषि कहते हैं आपको तपस्या करना है जिससे पहले आपको फ्रीडम मिलेगी। सर अब मेरे कुछ मित्र हैं और कमेंट से कुछ सवाल लिए हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। अभी यादव पूछ रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी या फिर वेदांत या फिर जो फिलोसॉफीज हैं वो क्या बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है इस वास्तव जगत के हिसाब से, या फिर जैसे कि कुछ चीज़ें हैं कि क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी या फिर मार्जिनलाइजेशन, इन चीज़ों का भी उत्तर इसके पास है, या फिर ये कुछ अलग चीज़ है? जो वेदांत है वो केवल एक दर्शन है, अन्य दर्शन भी तो हैं, जैसे योग है, आप कैसे जुट जाएं, जीवन कैसे जिएं, वो तो योग है। और विभिन्न प्रकार के योग हैं, कर्म योग या ज्ञान योग, भक्ति योग, या फिर आप न्याय दर्शन कर सकते हो, या वैशेषिक यदि आप एनालिटिकल हो, या यदि आप केवल जीना चाहते हो जैसे आपके पूर्वज जी रहे हो तो मीमांसक, आप कर्म कांड में जुटे हुए हो। लेकिन जो समाज में दुख है, जो डिस्पैरिटीज हो, उसके लिए आपको करुणा चाहिए, और वो करुणा का भी स्रोत आत्मा ही है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको कंपैशन उसी के साथ होगा, आपको कंपैशन अपने साथ होगा। ये भी कहा जाता है यू कैन लव अदर्स ओनली इफ यू कैन लव योरसेल्फ। इसीलिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लव योरसेल्फ। और ये काफी कुछ लोग जो अच्छे नजर आते हैं और आप देखते हैं कि वो अपने जीवन में अत्याचार कर रहे हैं, अपने फैमिली में या अपने बाहर, और वो अत्याचार इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट लव देमसेल्व्स। वो जो अपने भीतर जो घृणा उनके अंदर है वो दूसरों पे निकाल रहे हैं। तो इसलिए जो लविंग वन सेल्फ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और हाउ डू यू लव योरसेल्फ इफ यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। इसीलिए ये सब चीजें आर एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। फिर आप समाज में कैसे जिए ताकि आप केवल अपने लिए आपके पास जगह ना हो, स्प्रेड करने के लिए अन्य के लिए भी हो। तो वही तो फिर है दे उपाय ऑफ समाज, उपाय कुशलता है आप में किस प्रकार से समाज में जीने की। लेकिन मेरी तो समझ ये है कि इस सब परंपरा में पर्याप्त ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान भी है। और इसीलिए जैसे पुरुषार्थ थे, 4 पुरुषार्थ, या ये कि आप किस प्रकार से जियो, अर्थ, काम, डिजायर, धर्म मीनिंग धर्म और मोक्ष, और जैसे रेल की 2 गार्ड रेल्स होती हैं, और उसके भीतर आप में डिजायर भी होनी चाहिए, बिकॉज वो भी एक आत्मा की अभिव्यक्ति, डिजायर जो कामना है वो भी सही है। आप ये नहीं कहते कि आप कामना नहीं रखोगे, आप केवल जंगल में रहोगे। नहीं, सब चीजें हैव डिजायर, हैव एम्बिशन, अर्थ इज एम्बिशन। और लेकिन इसको ऐसे किया जाए थ्रू द गार्ड रेल्स ऑफ धर्म एंड मोक्ष। और ये गार्ड रेल जैसे वेस्ट में मोक्ष की गार्ड रेल नहीं है, इसीलिए वेस्ट में इतना दुख है लोगों में। आपको मोक्ष की भी, आपको टू गिव अप, कैपेसिटी टू लेट गो, वो भी सब इसी परंपरा से आई। सर श्रेयो विश्वास पूछ रहे हैं कि प्राचीन कोई पद्धतियाँ जो मॉडर्न साइंस में
मॉडर्न साइंस को जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया हो, ऐसी कोई पद्धतियां हैं? जैसे एक तो शायद आपने बताया कि कणाद के जो सूत्र हैं वो न्यूटन के 3 लॉज से एकदम मैच होते हैं, तो ऐसे कोई और उदाहरण? आ, एक तो देखिए, जो भारत में एक तो शास्त्र जो थे, एक तो बाह्य शास्त्र, आउटर शास्त्र, फिर उसमें टेक्नोलॉजी थी जो कि जिसके बारे में हिस्टोरियंस ऑफ साइंस जानते हैं, हिस्टोरियंस ऑफ टेक्नोलॉजी जानते हैं। जैसे स्टील की टेक्नोलॉजी थी, और राजा भोज के ग्रंथ हैं जिसमें काफ़ी कुछ स्पेकुलेशंस और इवन कि रोबोट कैसे बनाया जाए, या एक ऊपर कैसे हाइड्रोलिक्स लेके आप कैसे एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाएं। तो काफ़ी कुछ फ्री माइंड था, और फ्री माइंड होना चाहिए हर एक। आप आपकी इमेजिनेशन में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो असली पावर ऑफ इस समय, वेस्ट ने भी काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें कर ली और भारत से भी आगे बढ़ गया, और जिसमें भारतीयों का भी योगदान था। यदि आप देखें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंस इज बेस्ड पार्टली ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वायरलेस एटसेट्रा। तो उसकी डिस्कवरी किसने की? उसकी डिस्कवरी भारतीय, क्या उनका नाम था, बोस, हाँ हाँ, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने की। देखिए, भारतीय लोगों का बहुत फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन रहा है। अब तो IEEE ने भी एक्नॉलेज किया है कि जगदीश चंद्र, इट वाज नॉट मार्कोनी, लेकिन जगदीश चंद्र बोस ने ही सबसे पहले वायरलेस का दिखाया। तो ये भारतीयों की कंट्रीब्यूशन रही है। भारतीय साइंस वाज अहेड ऑफ वेस्टर्न साइंस until modern European period. Almost in every field. Mathematics was ahead, astronomy was ahead. जो Kerala School of Mathematics and Astronomy, that was ahead. Infinite series already भारत में थे. जो modern sciences began with infinite series and calculus. वो चीज़ें भारत में 200 साल पूर्व यूरोप के थी। लेकिन अब भारत में क्यों नहीं वो फ्लावरिंग हुई? वो इसलिए हुई कि भारत वॉज एट ए हिस्टोरिकल मोमेंट जिसमें भारतीय यूनिवर्सिटीज हैड बीन डिस्ट्रॉयड, बिकॉज इंडिया, आई थिंक वी शुड प्रॉपर्ली एक्नॉलेज कि इंडियन हिस्ट्री में एक पीरियड था, पीरियड ऑफ वॉर्स, लेट्स जस्ट कॉल इट द पीरियड ऑफ वॉर्स, जिसमें पुरानी इंस्टीट्यूशन वर डिस्ट्रॉयड। एंड नॉर्थ में वो पीरियड रहा कुछ 500-600 साल, साउथ में कोई 100-200 साल। तभी साउथ में जो ये केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी था, विच वाज अहेड ऑफ यूरोप, फार अहेड, इट फेल जैसे विजयनगर एम्पायर फेल इन 1565। तो उसके बाद इट टुक सम टाइम, एंड देन वी हैड जीनियसेस लाइक रामानुजम एंड मेनी अदर्स मॉडर्न साइंसेस में। लेकिन भारत को काफ़ी कुछ करना है, क्योंकि भारत में जो व्यवस्था है यूनिवर्सिटी की, वो अभी भी उसमें फ्रीडम नहीं है, उसमें प्रॉपर रिकग्निशन ऑफ एक्सेलेंस नहीं है। जिस तरीके से एडमिशन हो रहा है बच्चों का कॉलेजेस में, उसमें एक्सेलेंस नहीं देखी जाती है, कोटा सिस्टम है। कुछ यदि आप किसी गुट के हैं तो आपका 0% मार्क भी आए हैं तो आपका एडमिशन होगा। ऐसी चीज़ें भारत को छोड़नी है, एक्सेलेंस को एम्ब्रेस करना है, तो फिर भारत को रोका नहीं जा सकता। एक सर एनोनिमस क्वेश्चन है कि बहुत लोग कोशिश करते हैं कि वैदिक ज्ञान को या फिर वैदिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करने की, उसे प्रमोट करते करते क्या हम उस वैदिक सिस्टम को भी नहीं ला रहे हैं जो कि एक समय तक डाइवोर्स को अलाउ नहीं करता था, बेटियों से ज़्यादा बेटों को प्रेफर करता था, या फिर जितनी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशंस थी, इस सब को भी प्रमोट करता है? इस बारे में सर आपके मत? देखिए, वैदिक ज्ञान का जो हार्ट है, विच इज श्रुति, जो कस्टम्स हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्मृति। हमें जो भी कस्टम्स गलत हैं उनको छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा, आपको उस वैदिक काल तक नहीं जाना का प्रयत्न करना है जिसमें लोग जंगल में बैठे हुए हैं। वो काल चला गया। अब हम मॉडर्न टाइम में, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें
मैं जिस तरीके से जाति को समझता हूँ, वर्ण को समझता हूँ, वो मैंने पहले ही बता दिया कि हर एक के भीतर में चारों वर्ण उपस्थित हैं और सब जातियाँ बराबर हैं, हर व्यक्ति समान है और हमें लड़कों लड़कियों को बिल्कुल बराबर समझना है, हर एक को। तो ये सब चीज़ें भी हमें एम्ब्रेस करनी होगी। तो मैं इसलिए हमें विद विवेक के साथ हमें वैदिक काल को का रिक्रिएशन विवेक के साथ करना है, बिल्कुल अंधे तरीके से नहीं करना। तो ये मेरा उत्तर है। जी सर, राहुल शर्कर के दो सवाल है। एक तो नहीं, यहाँ पे एक ही सवाल है कि सर दो तरह के हिंदू गुरु हमें देखने को मिलते हैं। एक जैसे रामकृष्ण परमहंस जैसे, जो कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं और स्क्रिप्चर्स में इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और दूसरे तरीके के हिंदू गुरुज हमें मिलते हैं कि जैसे शंकराचार्य के जैसे, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स में, लेकिन वो कुछ जातिवाद को भी प्रमोट करते हैं कभी कभी। तो क्या दोनों को ही माने या फिर एक को माने सर, इसमें आपके मत? और शंकराचार्य, हाँ, जो अब शंकराचार्य अपने काल के प्रोडक्ट थे। हर एक व्यक्ति अपने काल का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हम लोग कर्म केवल पर्सनल नहीं, निजी नहीं, सामाजिक कर्म भी होता है। तो हमें आज इस काल के आधुनिक काल के लिए एक तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो असली जो रहस्य है, एक शब्द में जो वेद का रहस्य है, वो आत्मा है, आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान यूनिवर्सल है, सब लोगों के लिए एक ही है। और कुछ पुस्तकों की, कुछ ग्रंथों की टीकाएं हैं जिसमें कुछ अपशब्द कहे गए हैं लोगों के बारे में। वो उस काल के लिए, उस काल में बताए गए, वी डोंट केयर फॉर दैट। हमें अब दोबारा जो भी विश्लेषण करना है या समझ है यूनिवर्सल। और अब देखिए किस समय पे हम पहुंचे हैं कि अब हम ये भय है कि पूरे विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन से घटकर 100 मिलियन हो सकती है। कि जो परिवर्तन अब आने वाला है अगले 200 सालों में, वो परिवर्तन मानव ने आज तक पिछले हजारों सालों में वैसा परिवर्तन नहीं देखा है। और उसके लिए अब हमें श्रुति अर्थात आत्मविद्या, पराविद्या से उसके लिए हमें ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये शाश्वत है, सनातन है, यूनिवर्सल। तो मैं बिल्कुल यूनिवर्सल ज्ञान की बात कर रहा हूँ। जी सर, आप शोभिक कित्तोनिया पूछ रहे हैं कि रीइंकार्नेशन या फिर जो पुनर्जन्म है, उसमें आपके मत क्या है? देखिए, पुनर्जन्म, यदि आप बात करें आत्मा और जीवात्मा, परमात्मा और जीवात्मा, जो हमारी जीवात्मा क्या है, हमारी जीवात्मा जो हमारी आत्मा है यूनिवर्सल है, एक है। लेकिन हमारे भीतर इसकी अभिव्यक्ति होती है हमारे जो अंदर चेम्बर है माइंड का, चित्त का और जो सेंसेस का, उसके भीतर जो सेंसोरियम हमारे भीतर है, उसके द्वारा हम ये पूरे इस रहस्य को, विश्व के, ब्रह्मांड के रहस्य को देख रहे हैं। तो जो ये जीवात्मा है, इसके जो रेजोनेंस है, जो इसके करंट्स हैं, इसके वाइब्रेशंस हैं, ये बढ़ रही है। और हम इस रेजोनेंसेस को अपने, जिससे भी हम इंटरैक्ट करें, उससे ये रेजोनेंसेस वहाँ जा रही है। जैसे पानी में आपने एक कंकड़ डाल दिया झील के पानी में, तो जो वाइब्रेशन जा रही, तो हम ये कह सकते हैं, ये आप इसकी कल्पना ही हो सकती है या इस वास्तव में सच है या नहीं, ये जो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये फ्लो है, ये हमारे बाद और जुड़ जाता है किसी और शरीर के साथ। जो ये जीवात्मा है, ये जुड़ जाती है किसी और शरीर के साथ, और उसको हम पुनर्जन्म कहेंगे। लेकिन हम ये भी कहें कि निरुक्त में ही, यास्क के निरुक्त में, जो लगभग 800 या 1000 BC है, उसमें ये भी कहा गया है कि किसको मालूम है पुनर्जन्म के बारे में। ये तो कहने की बात है, हो सकता है या नहीं है, इसको हम प्रमाणित तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ,
इसके बारे में तर्क का प्रयोग करें, ये कह सकते हैं कि हाँ, जो प्रवाह आपने अन्य लोगों ने किया है, ये और बढ़ेगा और अन्य प्राणियों में अगले जन्म में आ जाएगा। तो उतना कहना सच भी है, लेकिन और ये भी तब हम कह सकते हैं कि ये प्रवाह ज़रूरी नहीं है कि एक मानव से दूसरे मानव तक पहुँचे, एक मानव से एक पशु तक भी पहुँच सकता है, या पशु से एक मानव भी पहुँच सकता है। कुछ पशु हमने देखे हैं who look so serene कि लगता है कि उनमें ज्ञान है। हो सकता है उनमें भी परा ज्ञान हो, तो इसलिए और हो सकता है पशु अवस्था से फिर वो मानव अवस्था में पहुँच जाए। तो बस यही कह सकता हूँ कि सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ कहानियाँ हैं जिसमें बच्चे कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में ये था या ये थी, और वो या ये भी हो सकता है कि उन्होंने वो कहानियाँ सुनी बचपन में और इसलिए वो दोहरा रहे हैं। उनको प्रमाणित तो नहीं किया जा सकता। जी सर, उन्हीं का दूसरा सवाल है कि पहले तो आर्यन इन्वेजन थियरी, उसके बाद आर्यन माइग्रेशन थियरी, अब आते आते किस में आके रुके, आर्यन पिकनिक थियरी। मतलब रोचक तरीके से कहा है कि हम किस स्थिति में हैं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, आफ्टर राइटिंग माय बुक द साका लैंग्वेज एंड संस्कृत, मैं तो ये कहता हूँ कि based on all the evidence, most likely scenario is the foundation of this group of people going back 6-7 हज़ार साल पहले, 10,000 साल पहले, was somewhere in northwest India. और वहाँ से और प्राचीन विश्व में, प्राचीन भूगोल में विभिन्न लैंग्वेजेस थी। जैसे यूरोप की ओरिजिनल लैंग्वेजेस वेर नॉट आर्यन लैंग्वेजेस, वेर नॉट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। यूरोप की ओरिजिनल लैंग्वेजेस वेर एट्रस्कन इटली के पास, बास्क फ्रांस और स्पेन के पास, फिनिश नॉर्थ में। आर्यन लैंग्वेजेस वहाँ बाहर देश से पहुंची। सेंट्रल एशिया में, नॉर्थ सेंट्रल एशिया में आर्यन लैंग्वेजेस नहीं थी, हमें बिल्कुल मालूम है क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ मंगोलियन, साइबेरियन डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ईस्ट में नहीं थी। तो ओल्डेस्ट द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड वाज इंडिया, राइट? और उनकी हिस्ट्री सबसे प्राचीन है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि सचमुच OIT, आउट ऑफ इंडिया थियरी, सबसे ज़्यादा लॉजिकल नजर आती है। लेकिन डोंट फोकस ऑन इट, डोंट बिकम शोविनिस्टिक, क्योंकि सब लोग बराबर हैं। इट वाज जस्ट एंड एवरी लैंग्वेज इज लाइक एनी अदर लैंग्वेज। लेकिन हाँ, संस्कृत में जो ट्रेडिशन है, जो आत्मज्ञान की परंपरा इसमें जुड़ी हुई है, तो संस्कृत भाषा को समझना बहुत द्वार खोलता है। उसलिए हमें संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि संस्कृत भाषा फंडामेंटली, क्योंकि आप जो संस्कृत में आप वो अंग्रेजी में भी सीख सकते हो काफ़ी हद तक, जो भी कुछ इसमें है। लेकिन आपको ये भी याद रखना होगा कि 1000 वर्ष तक संस्कृत ग्रंथों का चीनी में अनुवाद हुआ। 100 CE से 1200 CE तक बहुत बड़ा इस पे चीनियों ने फोकस किया। बौद्ध ग्रंथ और महायान के ग्रंथ और अन्य ग्रंथ। स्कॉलर्स के अनुसार, और इनमें से सबसे बड़ा स्कॉलर है एक अमेरिकन विक्टर मायर, जो प्रोफेसर ऑफ चाइनीज स्टडीज है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। उसके अनुसार संस्कृत के 35,000 शब्द चीनी में अडॉप्ट हुए, क्योंकि इन शब्दों के एनालॉग्स चीनी भाषा में नहीं थे। तो जो ट्रांसलेटर्स थे, दे हैड टू टेक दीज संस्कृत वर्ड्स एंड टेक देम टू चाइनीज। तो इसलिए संस्कृत एक विशेष भाषा है, क्योंकि इसमें जो परिकल्पना हुई है शब्दों के, विचारों की, वो सारे अन्य भाषाओं में नहीं है और अंग्रेजी में भी नहीं है। यद्यपि अंग्रेजी में काफ़ी संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद हुआ है, लेकिन सारे जो परिकल्पनाएं हैं, जो कंसेप्शंस हैं, वो अंग्रेजी में भी नहीं है। तभी अंग्रेजी भाषा, एंग्लोस्फेयर जो है, उसमें अभी भी जो
वैदिक साइकोलॉजी को समझने की क्षमता नहीं हो रही है अभी भी। उसमें अभी आप वेस्टर्न स्कॉलरली टेक्स्ट में देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी एज द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस कॉन्शियसनेस, व्हिच इज बेस्ड ऑन लॉजिक, डजंट होल्ड ग्राउंड। ठीक सर, आखिरी 2 सवाल पॉडकास्ट पे। रुद्र विश्वास पूछ रहे हैं कि प्राचीन जितने भी सभ्यताएं थी उन्होंने ऐसी कहानियां रची जिससे सोशल यूनिटी बने रहे। तो भारत में ये जो वैदिक लोग हैं, इन्होंने इतना अलग काम, मतलब यूनिटी तो उन्होंने भी बनाए रखी, पर इतना अलग काम कैसे कर पाए बाकी सोसाइटियों से? क्या लगता है इनमें कि इतना ज्यादा क्यों किया, कैसे किया, कितने ग्रंथ, कितने पुराण और सूत्र और कितने प्रकार के और अन्य काव्य है और अन्य ग्रंथ? क्योंकि एक तो भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा थी अन्य विश्व के अन्य कोनों के मुकाबले में। भारत वॉज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, बहुत लोग थे। और फिर परंपरा थी, ट्रेडिशन थी ओपननेस की, कि जो सनातन है वो ओपन हाईवे है, कोई भी आ सकता है, हट सकता है। जो अन्य डॉगमेटिक रिलीजन्स हैं वो बिलीफ सिस्टम्स हैं, आपको बिलीव करना है। यदि आप बिलीव, वो ट्राइबल रिलीजन्स हैं। जैसे आप जब यूरोपियन लोग साउथ अमेरिका में गए तो उन्होंने देखा कि ट्राइब्स वेर ऑलवेज फाइटिंग ईच अदर, और उसमें एक ट्राइब एक्सट्रीम केसेस में साउथ ईस्ट एशिया में भी, जैसे गिनी में, जब एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे विजय प्राप्त करता था, वो उनके शरीर भी खा ले जाता, क्योंकि आप ओनली यू एज ए ट्राइब आर सेंट्रल, बाकी ट्राइब्स आर इंफीरियर। जो डॉगमेटिक रिलीजन्स हैं वो भी वैसे ही हैं कि दिस बिलीफ सिस्टम इज करेक्ट, सो इट्स ए ट्राइबलिज्म टेकन टू द माइंड, कि आप इसको बिलीव करिए अपने माइंड में, then you're fine, then you're a part of this tribe. Otherwise, you're not a part of this tribe and it's fine to be killed or enslaved. जो सनातन ट्रेडिशन, सनातन परंपरा है, उसमें आपके मन में क्या है, that depends upon where you are in your personal journey. तो इसलिए उसमें आपका विश्वास क्या है, उस पे जोर नहीं था। जोर इस पे था कि आपका चरित्र क्या है, आपका आचरण क्या है, आप में करुणा है या नहीं है, आप धर्म के अनुसार चल रहे हैं। धर्म का अर्थात मोरालिटी और एथिक्स। तो जो भारतीय परंपरा थी वो मोरालिटी और एथिक्स, क्योंकि धर्म मीन्स मोरालिटी। और इट इज नॉट कि आपके बिलीफ क्या है, कि आप बिलीव करते हो कि आपका इष्ट देवता के 5 मुख हैं या 1 मुख है। वो आपकी समझ, आपके मन के समझ के की अभिव्यक्ति है। तो इसलिए, क्योंकि ये एक ओपन सिस्टम था और अभी भी है, अभी भी सनातन में ओपननेस है। सनातन योग, लिव्ड सनातन इज योग। अभी आप देखेंगे कि द बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग थिंग इन द होल वर्ल्ड इज योग। आप किसी भी गांव में चले जाए, आप योगा स्टूडियोज देखेंगे। सऊदी अरेबिया में भी लोग योग कर रहे हैं, लेकिन वो आसन कर रहे हैं। लेकिन जो आसन है, योगासन है, वो एक द्वार है शरीर के द्वारा अपने मन तक पहुंचने। और जब आप मन तक पहुंचोगे तब आपको मन के द्वारा आत्मा तक पहुंचने तक वो रास्ता मिल जाता है। तो यही रहस्य है भारत का, यही वेद है, और यही एक पथ हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि जीवन जीने का एक ही सही पथ हो सकता है, वो धर्म का पथ है। अब मैं धर्म को एक संकुचित रूप से नहीं देख रहा, धर्म को एज मोरालिटी एंड एथिक्स देख रहा हूँ, और वही एक पथ हो सकता है सब लोगों के साथ एक साथ रहने का, और वही सचमुच में सनातन पथ है, शाश्वत पथ। सर, इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल और इन्हीं का दूसरा सवाल कि अगर कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्सिटी से परे है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये एआई या फिर जो डाटाइज्म की जो
कि जो युग चल रहा है, इसमें एक मनुष्य भी इतना प्रेडिक्टेबल है जिसे कंज्यूमरिज्म खाए जा रहा है, कुछ भी बिका रहा है, कुछ भी आइडियोलॉजीज इसके दिमाग में बिठा रहा है, ये कैसे हो रहा है सर? क्योंकि जो ये एआई रेवोल्यूशन हो रही है, उससे ये पुरानी इंट्यूशन बिल्कुल सच नज़र आ रही है। वो ये इंट्यूशन है कि हम मनुष्य भी वॉकिंग मशीन है, हम पशु हैं। पशु अर्थात मशीन। पशु पशु की अभिव्यक्ति ऐसी की जाती है ग्रंथों में कि पशु एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जिसको एक बच्चा भी, अगर आप एक हाथी पे भी वो हार्नेस लगा लें और एक बच्चे को वो हार्नेस देते हैं, वो हाथी को आगे बढ़ा सकता है, घोड़े को बढ़ा सकता है, गाय को बढ़ा सकता है। ह्यूमंस भी वैसे ही हैं। हम लोग हार्नेस हो जाते हैं टू आइडियाज एंड देन हम लोग पशु समान रहते हैं। हम लोग भी एआई समान। एआई में फ्रीडम नहीं है, ह्यूमंस में भी फ्रीडम नहीं। और जो ये एआई रेवोल्यूशन हो रही है, वो हमें अब उस स्थान पे पहुंचा चुकी है जिसमें अब ये स्पष्ट हो रहा है कि हम जिस तरीके से जीते रहे हैं लोग, हर एक व्यक्ति, आप हर एक समाज में, वो पशु समान है। और इसलिए अब एक अवसर मिला है हर एक मानव को, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी देश में रह रहा हो, वो जो वास्तविक स्वातंत्र हर एक व्यक्ति के भीतर एज ए पॉसिबिलिटी है, वहां तक पहुंच जाए। आत्मा में जो फ्रीडम है उसको अपना पाए, और वही हर एक व्यक्ति का लक्ष्य है जीवन का। वही जीवन का लक्ष्य है, वही जीवन को सार्थक बनाता है। उसके बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को देखे, हो मैंने ये किया वो किया, लेकिन वो सब चीजें रैंडम थी, वो रैंडम थी। अब देखिए, जो आजकल भारतीय लोग वेस्ट के सीईओज बने हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वो उनके पूर्वज, उनके दादा मंदिरों के पुजारी थे। वो उन लोगों में वही क्षमता थी जो उनके पोतों में, जो इस दक्षिण भारत के जो आजकल सीईओ पूरे वेस्ट में रहते हैं, उनके पोता दादा दादा परदादा छोटे मंदिरों के पुजारी थे। वो भी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील कर रहे थे। पुजारी को भी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील करना। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन सचमुच फ्रीडम नहीं है। हर एक व्यक्ति जो इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील करता है, वो भी इस बड़ी मशीन का में एक कॉग है। और जो रही सही फ्रीडम है, वो आत्मा की फ्रीडम, और वही फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव मानवता के लिए होगा और होना चाहिए। क्योंकि उसके बिना जीवन व्यर्थ है, जीवन में कोई आनंद नहीं। यदि आप आनंद तक पहुंचना चाहें, सत चित एंड आनंद, सत इज रियलिटी, चित इज माइंड, एंड आनंद तक पहुंचने के लिए आपको फ्रीडम पानी है, सही फ्रीडम। पश्चिम से कॉलोनियल फ्रीडम नहीं, वो सच में फ्रीडम नहीं थी। 47 की जो फ्रीडम भारत को मिली, वो फ्रीडम नहीं थी। लेकिन अब हम उस द्वार तक पहुंचे हैं जिसमें केवल हमें ही नहीं, सारे मानवता को फ्रीडम मिल सकती इन प्रिंसिपल। थैंक यू सर। आज के लिए तो इतने के लिए ही तैयार हुआ था, और बहुत कुछ जानने को मिला सर। शुक्रिया, आपने इतना समय दिया हमें। धन्यवाद सौम्या, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। जी सर, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भविष्य में भी कुछ एपिसोड आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सवाल मेरे रह गए हैं, बहुत विषय रह गए हैं। ठीक है, भविष्य में भी मिलेंगे। जी, थैंक यू सर। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार।